हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग सब? आई होप आप सब एकदम बढ़िया, फर्स्ट क्लास और मजे में होंगे। एब्सोल्युटली यस सर। दोस्तों, हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही बढ़िया सा और बहुत ही फर्स्ट क्लास सा चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है कंपनी ऑडिट सर। और कंपनी ऑडिट में सर इतना मजा आ रहा है हम लोग को कि आपको क्या बताएं, है ना। तो आज हम लोग एक बहुत ही नई और बहुत ही धांसू और इंटरेस्टिंग चीज बच्चों हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। ऑडिटर की ड्यूटी हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। सो यू गाइज नीड टू कॉन्सेंट्रेट फुल पावर के साथ, एकदम अच्छे से, पूरा पूरा एकदम फोकस करना है, इन्वॉल्व रहना है। और कहीं पे भी आपको अगर कुछ भी क्वेरी आए तो यू हैव टू मेक श्योर दैट यू हैव टू आस्क मी। वो इट गोज विदाउट सेइंग, ऑब्वियस सी बात है। सो आज का टॉपिक है अपना सेक्शन नंबर 143 सबसेक्शन 11, जो बात करता है अबाउट ऑडिटर्स ड्यूटी to report on the matters specified by सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है ना। बात हो रही है सेक्शन नंबर 143 सबसेक्शन 11 की, जो कहता है ऑडिटर इज सपोज टू रिपोर्ट ऑन द मैटर्स स्पेसिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। सो एवरीबडी नाउ फुल कॉन्सेंट्रेशन, फुल एकदम बढ़िया तरीके से आपका फोकस होना चाहिए, एकदम तैयार रहना। ठीक है, यस। अभी यहां पे हम लोग आते हैं और देखते हैं, यह है अपना सिक्स्थ ड्यूटी, जो कहता है ड्यूटी टू रिपोर्ट, एक सेकंड होल्ड करना। ओके, सो हम बात कर रहे थे अबाउट व्हाट, ऑडिटर्स ड्यूटी टू रिपोर्ट ऑन द मैटर स्पेसिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। अब एकदम फोकस करना अच्छे से, ठीक है। So what are we discussing? Auditor's duty to report on the matter specified by central government. We are discussing what? Duty to report on the matter specified by central government. This is what we are studying is section number 143 subsection 11। जो किसके बारे में बात कर रहे हैं अपन? जो अपन बात कर रहे हैं अबाउट सेक्शन नंबर 143 सबसेक्शन 11। अभी क्या कहता है, जरा गौर से, ध्यान से, मन लगा के फोकस करना एकदम इंपॉर्टेंट है। नजर हटी, दुर्घटना घटी। भाई बता रहा हूं, द सेंट्रल गवर्नमेंट में इन कंसल्टेशन विथ नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी बाय जनरल और स्पेशल ऑर्डर, ऑर्डर एक जनरल या स्पेशल ऑर्डर देगा साहब, बाय जनरल और स्पेशल ऑर्डर, डायरेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ such class or description of companies as may be specified in the order, that the auditor's report shall also include statement on such matters as may be specified therein। therein मतलब किधर? ऑर्डर। therein मतलब wherein ऑर्डर। अब सर आपने पढ़ लिया इसको तो मतलब सर समझ में ही नहीं आए क्या लिखा है सर आपने, मतलब सर कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब ध्यान से देखना सुनना। द सेंट्रल गवर्नमेंट में इन कंसल्टेशन विद द नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी एक ऑर्डर प्लेस करेगा वो। अब इस ऑर्डर को क्या कहते हैं अपन? अब ध्यान से सुनना, समझना। तो इस ऑर्डर का नाम है क्या? तो इस ऑर्डर का नाम है कंपनीज ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑर्डर 2020। तो मेरे बच्चों आप समझिए
केंद्रीय सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट विल डू व्हाट? सेंट्रल गवर्नमेंट विल इशू व्हाट? वन ऑर्डर। भाई सेंट्रल गवर्नमेंट है ना, आप समझिए बात को। सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर रहा है बॉस? सेंट्रल गवर्नमेंट दोस्त एक ऑर्डर इशू कर रहा है, एक ऑर्डर इशू कर रहा है। उस ऑर्डर का नाम क्या है बॉस? उस ऑर्डर का नाम है कंपनीज ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑर्डर 2020, जिसको ही अपन प्यार से कहते हैं कारो 2020। उसको ही अपन प्यार से क्या बोलते हैं बच्चों? उसको ही अपन बोलते हैं कारो। कारो स्टैंड्स फॉर व्हाट? कंपनीज ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑर्डर। अभी ये क्या कहता है, आप समझिए बात को। जब ये ऑर्डर बनता है ना, तो ये ऑर्डर में क्या हुआ है, आप समझिए बात को। ये देखो, ये ड्यूटी है किसकी? आपको इतना पता होना चाहिए कि बॉस ये ड्यूटी है किसकी? तो दिस इज द ऑडिटर्स ड्यूटी। हा, तो अभी क्या काम है आप समझिए एकदम आराम से, एकदम डिटेल में। अभी क्या होता है इस ऑर्डर के अंदर, इस ऑर्डर के अंदर, इन दिस ऑर्डर, बराबर क्या होता है? बात करते हैं कि यहां पे ये ऑर्डर किसे किसे एप्लीकेबल है। सबसे पहले बात करते हैं कि ये जो ऑर्डर है ना साहब, ये ऑर्डर किसे किसे एप्लीकेबल है। टू हुम दिस ऑर्डर इज एप्लीकेबल, टू हुम दिस ऑर्डर इज एप्लीकेबल। एंड जिस कंपनीज को ये ऑर्डर एप्लीकेबल होगा, सो एप्लीकेबल टू कंपनीज, बराबर। ऑडिटर्स को नहीं एप्लीकेबल होता है ऑर्डर। ऑर्डर किसको एप्लीकेबल होता है? ऑर्डर इज एप्लीकेबल टू द कंपनीज, बराबर। अब समझो बात को कि यहां पे अगर इस कंपनी को ऑर्डर एप्लीकेबल है, मान के चलते हैं, तो क्या हो जाएगा? इस कंपनी को अगर ये ऑर्डर एप्लीकेबल है, तो फोकस करना एकदम अच्छे से, ध्यान से। अगर इस कंपनी को, अगर इस कंपनी को ये ऑर्डर एप्लीकेबल है, तो इस कंपनी का ऑडिटर, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? द कंपनी टू whom such order is applicable, that company's auditor, फोकस करना, that company's auditor, that particular company's auditor, ये उस कंपनी का ऑडिटर, बराबर है। ये उस कंपनी का ऑडिटर। पूरा ऑडिट होने के बाद जाहिर सी बात है ऑडिटर साहब क्या करते हैं? सर ऑडिटर्स गिव देयर ऑडिट रिपोर्ट, बराबर। दिस इज द ऑडिटर्स रिपोर्ट। सो वो नॉर्मल अपना ऑडिट रिपोर्ट जो देना है वो तो देगा ही, इसमें कोई डाउट नहीं है, बराबर। बट अब क्या कहता है कि जिस कंपनी को ये ऑर्डर एप्लीकेबल है, उस कंपनी के ऑडिटर ने अपने रिपोर्ट के अंदर, इस ऑर्डर के अंदर हम लोग ने क्या दिया है? कुछ मैटर्स दिए गए हैं। मतलब कुछ हम लोग ने क्या दिया है? कुछ पॉइंटर्स दिए हैं, कुछ हेडिंग्स हमने दिए हैं, कुछ इश्यूज हमने दिए हैं, कुछ मैटर्स हमने दिए हैं। उन मैटर्स के ऊपर, उन मैटर्स के ऊपर आप समझिए बात को, उन मैटर्स के ऊपर आपको क्या करना है? आपने अपना ऑडिट रिपोर्ट के अंदर उन मैटर्स पे, इन्हीं मैटर्स पे, मतलब ये जो मैटर्स होंगे ना यहां पे, ये जो मैटर्स होंगे ना यहां पे, आप समझ रहे मेरी बात को? डाइजेस्ट करो इसको आराम से, ठंडे दिमाग से। कुछ मैटर्स दिए होंगे बॉस, आप समझिए बात को। कुछ मैटर्स दिए होंगे, ये मैटर्स है कुछ। तो आप समझिए बात को, क्या होता है इन मैटर्स के ऊपर, ये जो मैटर्स है ना, जो कहां दिए गए हैं, ये कहां दिए गए हैं मैटर्स? ये मैटर्स उसी ऑर्डर में दिए गए हैं, ये मैटर्स उसी ऑर्डर में दिए गए हैं, बराबर। इसी ऑर्डर में दिए गए हैं। तो उन्हें क्या करना है ऑडिटर साहब ने? उन्हें क्या करना है ऑडिटर साहब ने? समझो बात को, बिल्कुल भी कैरिड अवे मत होना। मस्त चलने दो।
एकदम ध्यान से। ये इनका आधा बॉडी कट हो गया सबका, पता नहीं कैसे। ठीक है, सो इन्हीं मैटर्स के ऊपर जिस कंपनी को ये ऑर्डर एप्लीकेबल है, वो ऑडिटर साहब क्या करेंगे, उन मैटर्स को अपने ऑडिट रिपोर्ट में शामिल करेंगे। कॉन्सेप्ट समझ में आया? बहुत ही सिंपल है। सो द कंपनी, अभी प्रोविजन पढ़ो क्या लिखा हुआ है, द सेंट्रल गवर्नमेंट में इन कंसल्टेशन विथ नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ऑथोरिटी by general or special order. So this order is what? This order is Caro 2020. Direct in respect of such class of companies or description of companies, मतलब जिन्हें ये applicable होगा उन companies को जो कि ऑर्डर में ही स्पेसिफाइड होंगी। तो पहले ये ऑर्डर किसे कंपनीज को एप्लीकेबल होगा, कंपनीज को एप्लीकेबल होने के बाद, आप समझिए, कंपनीज को ये ऑर्डर एप्लीकेबल होने के बाद उस कंपनी के ऑडिटर ने अपने ऑडिट रिपोर्ट के अंदर क्या करना है, अपने ऑडिट रिपोर्ट के अंदर वो जो मैटर्स उसी ऑर्डर के अंदर लिखे गए हैं, उन मैटर्स के ऊपर उसने क्या करना है बच्चों, उस मैटर के ऊपर उसने क्या करना है, उसने यहां पे, आप समझिए बात को, क्या करना है दोस्तों, उसने उस ऑर्डर के ऊपर कमेंट, उस मैटर्स के ऊपर कमेंट करना है। आई बिलीव थिंग्स आर वेरी इजी नाउ। चलो, यहां तक आपको अगर कुछ समझ में नहीं आया है तो आप प्लीज बोलिए मुझे। चलो, सो एनीवन एनी क्वेरी, एनीवन एनी डिफिकल्टी? चलो, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। बेसिक थीम समझा क्या? तो अपने को जब ये ऑर्डर पढ़ते हैं, अब जैसे आपके सामने ये जो है केंद्रीय सरकार ने, ये आपके सामने 9 पेजेस का ये ऑर्डर आपके सामने है, ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन के सामने, कंपनीज ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑर्डर 2020। तो भाई आप समझिए, अपने को इसके अंदर थीम क्या पढ़ना है? पहली बात आपको यह पढ़नी है कि ये ऑर्डर किसे किसे एप्लीकेबल है, और अगर ये एप्लीकेबल है तो मैं क्या करेगा, अच्छा मैं इस कंपनी का ऑडिट कर रहा हूं, मतलब इस कंपनी को ऑर्डर एप्लीकेबल है, मतलब मेरे ऊपर एक जिम्मेदारी आई है कि ऑर्डर के अंदर दिए गए जितने भी पॉइंट्स है उसके ऊपर मैंने कमेंट करना है अपने ऑडिट रिपोर्ट के अंदर। आई बात समझ में आपको? सिंपल सी बात है एकदम। सो इन अ नटशेल व्हाट वी आर सपोज टू डू, आई एम द ऑडिटर, आई एम कंडक्टिंग एन ऑडिट ऑफ पर्टिकुलर कंपनी। मैंने देखना है कि क्या मेरी कंपनी को ये ऑर्डर एप्लीकेबल है कि नहीं है, और अगर मेरी कंपनी को ये ऑर्डर एप्लीकेबल है तो मैंने अपने ऑडिट रिपोर्ट के अंदर, आप देख रहे हो यहां पे ये मैटर्स आपको दिए गए हैं, ये मैटर्स के ऊपर मैंने क्या करना है, कमेंट करना है, करना है, और मैंने अपना ऑडिट रिपोर्ट सबमिट करना है। एकदम सिंपल सी बात है, एकदम सिंपल सी बात है। डाइजेस्ट करो इसको। तो इसीलिए अगर आप देखोगे तो आपको ऑर्डर में आपको क्या दिखता है पहले, तो आपको पहले दिखता है यहां पे कि ये ऑर्डर किसे किसे एप्लीकेबल है। एप्लीकेबल के बाद आपको दिखेगा सेकेंड पॉइंट में कि उस ऑडिट रिपोर्ट में अपने कौन से मैटर्स इंक्लूड करने हैं। तो पहले आपने क्या चेक करना है कि किसे एप्लीकेबल है। अगर कारो इस कंपनी को एप्लीकेबल है तो इस कंपनी के ऑडिटर ने अपने ऑडिट रिपोर्ट के अंदर क्या करना है, ये उसका क्या है बॉस, ये उसका ऑडिट रिपोर्ट है, ये उसका क्या है, ये उसका ऑडिट रिपोर्ट है, उसका ये क्या है उसका, ये उसका ऑडिट रिपोर्ट है। तो इस ऑडिट रिपोर्ट में इन मैटर्स को उसने शामिल कर देना है। भाई साहब थीम समझा क्या, थीम समझा क्या आपको? नहीं तो आप बोलोगे कि सर हम लोग कारो कारो सर दुनिया बवाल कर रही है इसका, व्हाट इज कारो सर, कारो में अमेंडमेंट सर, कारो आया। बट भाई साहब पहली इंपॉर्टेंट चीज ये है कि कारो मतलब क्या है, ये ऑर्डर मतलब क्या है, इसमें क्या होने वाला है, ये आपको समझा क्या? पहले मैं 10 मिनट से यही पढ़ा रहा हूं भाई, मैं आपको थीम पहले क्लियर करना चाहता हूं। डिड यू अंडरस्टैंड व्हाट कारो इज ऑल अबाउट? एक्चुअली एक कंपनी है, पहले अपने को देखना है कि उस कंपनी को क्या ये ऑर्डर एप्लीकेबल होता है या नहीं होता। अगर इस कंपनी को ऑर्डर एप्लीकेबल है तो इसका मतलब इस कंपनी के ऑडिटर ने उसी ऑर्डर के अंदर जो मैटर्स दिए गए हैं उन मैटर्स के ऊपर कमेंट करना है। दैट्स इट, ओवर, सिंपल, क्लियर है एकदम बात?
यस सर, एकदम बढ़िया, एकदम बढ़िया सर, मजा ही आ गया, मजा ही आ गया सर। तो आज का सेशन अभी हम लोग कंटिन्यू करते हैं और यहां पे अब हमारा जो डिस्कशन होगा एवरीबॉडी, अब जो हमारा डिस्कशन होगा बॉस, ये हमें जानना है कि भाई साहब ये जो ऑर्डर है, ये ऑर्डर एप्लीकेबल होगा तो किसे होगा भाई? भाई ये ऑर्डर एप्लीकेबल होगा तो किसे होगा? यही तो जानने का है, यही इसके लिए तो आए हैं, है ना? हां सर, इसी के लिए तो आए हैं और यही तो पढ़ के जाएंगे। चलो रेडी हो आप लोग सब? यस सर, फुल रेडी सर, फुल पावर एकदम। चलो सो लेट्स रॉक गाइस, है ना? एकदम एकदम माहौल बनाते चलो। सो अब ये ऑर्डर किसे किसे एप्लीकेबल है, आइए चलो देखते हैं। वाओ सर, सो दिस ऑर्डर शैल अप्लाई टू एवरी कंपनी including a foreign company as defined in clause 42 of section 2 of the Companies Act 2013। क्या बोल डाला इसने? दिस ऑर्डर शैल अप्लाई, ये किसको एप्लीकेबल होगा? इट शैल अप्लाई टू एवरी कंपनी इंक्लूडिंग फॉरेन कंपनी। सर फॉरेन कंपनी को भी नहीं छोड़ा, सर फॉरेन कंपनी को भी नहीं छोड़ा सर इन्होंने। सर अभी इसका मतलब क्या है ऐसा सर? फॉरेन कंपनी सर मतलब ऐसा कुछ क्लिक नहीं हुआ सर, हमें कुछ ऐसा समझ में नहीं आया। ऐसा फॉरेन कंपनी बकायदा क्यों लिखा है ऐसा? तो मैं आपको एक बात बता दूं, आप सबको पता होगा कि बॉस कंपनीज एक्ट इज एप्लीकेबल टू इंडियन कंपनीज, करेक्ट ना बेटा? यस सर, कंपनीज एक्ट इज एप्लीकेबल टू विच कंपनीज? सर जी इंडियन कंपनीज। और अगर कोई पार्ट, अगर कोई प्रोविजन, अगर हमें फॉरेन कंपनीज को लागू कराना है तो हमने क्या करना है बच्चों? तो सर सिंपल सी बात है, हमने बकायदा स्पेसिफिकली लिखना पड़ेगा कि ये चीज जो है, ये चीज फॉरेन कंपनीज को भी लागू होगी। इसीलिए जब भी हम लोग देखते हैं ना, यहां पे इट इज एप्लीकेबल टू, क्या बोलता है? एवरी कंपनी इंक्लूडिंग व्हाट? फॉरेन कंपनी। तो यहां पे देखो, कंपनीज एक्ट के प्रोविजंस यूजुअली इंडियन कंपनीज को एप्लीकेबल होते हैं, बट जब अपने को कोई स्पेसिफिक चीज सिर्फ फॉरेन कंपनीज को एप्लीकेबल करानी होती है ना, तो हमें लिखना भी पड़ता है कि भाई साहब इसको फॉरेन कंपनीज को भी एप्लीकेबल है। तो सिर्फ फिर काहे इसमें इतना बवाल क्रिएट करे कि किसे एप्लीकेबल सच क्लास ऑफ कंपनीज एंड फलाना ढिमकाना। तो मेरा बच्चा, मेरा बाबू, मेरा बेटा, मेरा सोना, यहां पे एक वर्ड आपको दिखता है और वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो क्या लिखा हुआ है? एक्सेप्ट। मतलब कारो सारे कंपनीज को लागू होगा। कारो 2020 विल बी एप्लीकेबल टू एवरी कंपनी, ऑल द कंपनीज इंक्लूडिंग फॉरेन कंपनीज। यस, बट क्या बोलता है? एक्सेप्ट। मतलब यहां पे इन 6 कंपनीज को छोड़ के कारो जितनी भी कंपनीज है, उन सारी कंपनीज को कारो क्या हो जाएगा बॉस? उन सबको कारो एप्लीकेबल हो जाएगा। सही बात है ना एकदम? एब्सोल्युटली यस सर। सो मेरा बेटा, यहां पे अपन क्या लिखते हैं? सो कारो इज एप्लीकेबल टू all companies, it is applicable to all companies including what? Foreign company, including what बेटा? सर बहुत मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है सर, इंक्लूडिंग फॉरेन कंपनी। बट फिर क्या बोल दिया बॉस? एक आ गया एक्सेप्ट। मतलब सारे कंपनीज को सिवाय इन कंपनीज को छोड़ के। तो टुडे आवर टॉपिक ऑफ डिस्कशन विल बी व्हाट? टू डिस्कस दैट, टू डिस्कस, अपने को क्या करना है डिस्कस यहां पे, कि कौन से कंपनीज को कारो एप्लीकेबल नहीं है। जब बात सर, बहुत बढ़िया, आई बात समझ में आपको? बहुत बढ़िया सर, परफेक्ट, एकदम सही है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि इट इज नॉट एप्लीकेबल टू, एवरीबॉडी कॉन्सेंट्रेट। सबसे पहले अपन बात करते हैं इट इज नॉट एप्लीकेबल टू विच कंपनी? बैंकिंग कंपनी। तो बॉस पहली कंपनी जिसे कारो एप्लीकेबल नहीं है वो कौन सी कंपनी है पता है आपको? बैंकिंग कंपनी। बॉस बैंक्स को
मतलब बैंकिंग कंपनी के ऑडिटर्स को बॉस कारों के ऊपर रिपोर्टिंग करने की आवश्यकता नहीं है। बैंकिंग कंपनी के ऑडिटर्स को कारों के ऊपर रिपोर्टिंग करने की जरूरत नहीं है। बैंकिंग कंपनीज को कारों एप्लीकेबल नहीं है। आई बात समझ में आपको? बोलो यस और नो। यस, सिंपल सी बात है। सो कारो इज नॉट एप्लीकेबल टू बैंकिंग कंपनी। मुझे एक बात बताइए दोस्तों, मुझे एक बात बताइए फर्स्ट, इज कारो एप्लीकेबल टू बैंकिंग कंपनी? नो सर। जवाब देते रहना मेरे साथ, एकदम अच्छे से इन्वॉल्व रहना, कहीं पे भी अपना ध्यान भटकाना नहीं, है ना, फुल कंसंट्रेट करते रहना, एकदम मस्त, एकदम बढ़िया तरीके से, ठीक है ना जी सर। सो अब है ना, मुझे आप जवाब देते जाएंगे एकदम अच्छे बच्चों के जैसे। मुझे आप बताइए कि इज कारो एप्लीकेबल टू बैंकिंग कंपनी? तो आंसर इज नो सर। फिर अब सवाल यह आता है कि इज कारो एप्लीकेबल टू नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी? नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, इज कारो एप्लीकेबल टू नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी? एनबीएफसी को कारो एप्लीकेबल है क्या? देखो, बैंकिंग कंपनी को एप्लीकेबल है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज को, चलो बताओ, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज को बोलो, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज को कारो एप्लीकेबल होगा क्या? तो यहां पे आप समझिए बात को, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज को कारो एप्लीकेबल होवेगा। यस सर, कारो इज एप्लीकेबल टू बैंकिंग कंपनी, इट इज नॉट एप्लीकेबल टू नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। सो कारो, सॉरी उल्टा बोला मैंने, कारो इज नॉट एप्लीकेबल टू बैंकिंग कंपनीज, तो यस इट विल बी एप्लीकेबल टू नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। आई बात समझ में आपको? सो पॉइंट नंबर 1 क्लियर है, जो कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है कि बॉस बैंक्स को कारो सर नॉट एप्लीकेबल, नॉन बैंकिंग वालों को एनबीएफसीज जो है, एनबीएफसीज आपने सुना होगा ना, एनबीएफसीज, तो उन्हें एप्लीकेबल, तो यस इन्हें एप्लीकेबल। अब आप पूछेंगे भाई, अरे भाई मतलब क्या स्पेसिफिकली बैंकिंग कंपनीज को एक्सक्लूड किया है ना? दिस इज अ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, बैंक्स एंड एनबीएफसीज आर डिफरेंट बॉस, बैंक्स और एनबीएफसीज में अंतर है, तो इसीलिए एनबीएफसीज को कारो एप्लीकेबल होवेगा। आई बात समझ में आपको? बिल्कुल सर। यहां तक कोई डिफिकल्टी है क्या आपको? ये एक छोटू सा एकदम प्यारा सा केस स्टडी है, जो आपको क्या कर सकता है, कंफ्यूज कर सकता है, ठीक है, एग्जाम में। क्योंकि बैंक बैंक देख के बच्चा क्या हो जाता है, एकदम भयंकर कंफ्यूज हो जाएगा, एंड यू विल बी लाइक कि अरे यार ये क्या हो गया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है, ओके। अब दूसरा सवाल यह है, फॉरेन बैंकिंग कंपनी, फॉरेन बैंकिंग कंपनी को, अब इसमें बताइए आप मुझे, फॉरेन बैंकिंग कंपनी को कारो एप्लीकेबल होगा कि नहीं होगा? स्टेप बाय स्टेप चलेंगे अभी। फॉरेन बैंकिंग कंपनी को कारो एप्लीकेबल होगा कि नहीं होगा? चलिए, यू हैव टू स्टे विथ मी एंड गिव मी द आंसर्स वेरी क्विकली। फॉरेन बैंकिंग कंपनीज, अच्छा सर हमने पढ़ा है इट इज इंक्लूडिंग व्हाट, फॉरेन कंपनी। सर हमने पढ़ा है इट इज इंक्लूडिंग फॉरेन कंपनी, बट बैंकिंग कंपनी को एक्सक्लूड है, फॉरेन कंपनी को इंक्लूड है, बैंकिंग कंपनी को एक्सक्लूड है। सर ई फॉरेन बैंकिंग कंपनी वाले, सर क्या करे, कुछ समझ में नहीं आते है, दिमाग थोड़ा हैंग हो गया है सर, सर कुछ कुछ हो रहा है सर, बहुत कुछ हो रहा है सर, सर बताइए ना सर। तो बेटा जी यहां पे आपका जो आंसर होगा, यहां पे आपका आंसर होगा नो, इट इज नॉट एप्लीकेबल टू फॉरेन बैंकिंग कंपनीज एज वेल। क्योंकि आप समझिए, इवन दो वहां पे हम लोग कहते हैं इट इंक्लूड्स फॉरेन कंपनी, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट बैंक्स को तो एक्सक्लूड करा गया है ना, तो बैंक्स को एक्सक्लूड करा गया है, तो जाहिर सी बात है फॉरेन बैंकिंग कंपनीज विल बी व्हाट, एक्सक्लूडेड, इट विल नॉट बी एप्लीकेबल। आई बात समझ में आपको? यस सर, परफेक्ट। चलिए उसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं, अब सेकेंड पॉइंट पे आते हैं।
एकदम सिंपल सी बात है। सेकेंड पॉइंट में अपन बात करते हैं अबाउट व्हाट, इंश्योरेंस कंपनी। अब बात करते हैं किसकी, इंश्योरेंस कंपनीज को भी क्या करा गया है, एक्सक्लूड करा गया है। इंश्योरेंस कंपनीज आर ऑल्सो एक्सक्लूडेड फ्रॉम व्हाट, देखो क्या लिखा हुआ है, बैंकिंग कंपनी, बराबर के नहीं। और जब भी कोई फॉरेन बैंक भी इंडिया में आके बैंकिंग ऑपरेशंस करेंगी तो आप समझिएगा उसको बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के प्रोविजंस को फॉलो करना पड़ेगा बॉस, ठीक है ना। सेकेंड पॉइंट क्या कहता है, इंश्योरेंस कंपनी, तो इमोशनल होके कहीं यहां पे इलेक्ट्रिसिटी कंपनी को ढूंढने में मत लगे जाना, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी नहीं है भाई। आई बात समझ में आपको, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी नहीं है। अपने को तो सर आदत हो गई है बैंकिंग इंश्योरेंस इलेक्ट्रिसिटी, अरे ना मुन्ना ना, बैंकिंग इंश्योरेंस इलेक्ट्रिसिटी ना ही है, इलेक्ट्रिसिटी को एप्लीकेबल है। ओके ओके, अब क्या है आप समझिए बात को, बैंकिंग कंपनीज को क्यों एक्सक्लूड करा गया है, क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इनके ऊपर रेगुलेट करता है और बैंकिंग कंपनीज को अपना एक ऑडिट रिपोर्ट के अंदर लॉन्ग फॉर्म ऑफ ऑडिट रिपोर्ट LFAR, LFAR पे रिपोर्टिंग करना पड़ता है बैंकिंग कंपनीज को। जब आप फाइनल में आओगे बैंक ऑडिट पढ़ोगे, या फाइनल में क्यों, अब तो इसी मॉड्यूल में अपने को बैंक ऑडिट भी चैप्टर है, अपन उसके बारे में तब डिस्कस करेंगे। सो बैंकिंग कंपनीज को अपने ऑडिट रिपोर्ट में LFAR के ऊपर रिपोर्टिंग करना पड़ता है, लॉन्ग फॉर्म ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। उसके अंदर आरबीआई ने कुछ पॉइंट्स बोले गए हैं, इसके ऊपर उन बैंकिंग कंपनीज के ऑडिटर्स को रिपोर्ट करना है। तो आरबीआई ने उनके लिए अलग से LFAR, अलग से एक फॉर्म ऑफ ऑडिट रिपोर्ट दिया गया है, उनके ऊपर बैंक ऑडिटर्स ने उधर रिपोर्ट करने का है। तो जबरदस्ती फिर कंपनीज एक्ट में कारो 2020 का काय को रिपोर्टिंग करे, डबल डबल क्यों कराने का ना काम। तो इसीलिए बैंकिंग कंपनीज को कारो के रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट से एक्सक्लूड कर दिया गया है। इंश्योरेंस कंपनी का रेगुलेटर है IRDAI, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो बॉस इंश्योरेंस कंपनीज को भी यहां पे क्या कर दिया गया है, एक्सक्लूड कर दिया गया है। आई बात समझ में आपको, बोलो यस और नो। यस, सो इंश्योरेंस कंपनी यहां पे क्या हो गया है, इंश्योरेंस कंपनी को एक्सक्लूड करा गया है। सर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में बैंकिंग कंपनी में फॉरेन बैंकिंग कंपनी को भी डिफाइन किया है। भाई साहब आप समझिए, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अंदर जो भी कंपनी यहां पे इंडिया में फॉर्म एंड इनकॉर्पोरेटेड है या बाहर से आके यहां करती है, दे हैव टू फॉलो द प्रोविजंस ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। आई बात समझ में, इंडिया के कानून को तो पालन करना पड़ेगा ना रे भाई। आई बात समझ में आपको, यस ऐसा है वो। सो चलिए आगे बढ़ते हैं, इंश्योरेंस कंपनी की बात करेंगे। सो इंश्योरेंस कंपनी को एक्सक्लूड कर दिया गया है, इंश्योरेंस कंपनी को क्या कर दिया गया है बॉस, एक्सक्लूड कर दिया गया है इंश्योरेंस कंपनी को। सो अब यहां पे मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, कौन सी इंश्योरेंस कंपनी को एक्सक्लूड कर दिया गया है, कौन सी इंश्योरेंस कंपनी को एक्सक्लूड कर दिया गया है, मुझे बताइए। जनरल इंश्योरेंस को, लाइफ इंश्योरेंस को, या दोनों को, मतलब विच इंश्योरेंस कंपनी इज एक्सक्लूडेड, सर जनरल इंश्योरेंस कंपनी और लाइफ इंश्योरेंस कंपनी और बोथ, बताइए। जनरल इंश्योरेंस कंपनी और लाइफ इंश्योरेंस कंपनी और बोथ, विच इंश्योरेंस कंपनीज आर एक्सक्लूडेड। तो सर ऑब्वियसली बोथ आर एक्सक्लूडेड, ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, बोथ आर एक्सक्लूडेड सर, दोनों बोथ, बराबर के नहीं, क्योंकि यहां पे ऐसे सवाल आपको कंफ्यूज करेंगे एग्जाम में, ठीक है ना। सो यहां पे आप समझिए बोथ आर व्हाट, बोथ आर व्हाट एक्सक्लूडेड, बोथ आर एक्सक्लूडेड, नॉट एप्लीकेबल फॉर बोथ। कंफ्यूज करेंगे आपको ऐसा एग्जाम में, आप बोलेंगे यार ये तो पढ़ के ही नहीं आए थे हम तो, ठीक है ना। सो इंश्योरेंस कंपनी आप समझिए इट इज नाडा, नॉट एप्लीकेबल फॉर हुम, सो इट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर बोथ, नॉट एप्लीकेबल फॉर बोथ, परफेक्ट है, एकदम बेस्ट है। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट इज स्मॉल कंपनी। स्मॉल कंपनी को स्ट्रेट वे कोई टेंशन नहीं है। फिर उसके बाद बात करते हैं 1% कंपनी, इसे भी स्ट्रेट वे नॉट एप्लीकेबल, बराबर।
एंड देन वी हैव ए सेक्शन 8 कंपनी, तो बॉस इसे भी नॉट एप्लीकेबल। ठीक है, सो यहां पे कौन से कंपनीज है जिन्हें ये कारो का प्रोविजन बॉस एप्लीकेबल नहीं है? तो यहां पे अपन बात कर रहे हैं अबाउट व्हाट? इंश्योरेंस बैंकिंग कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी, स्मॉल कंपनी, 1% कंपनी, सेक्शन 8 कंपनी। एंड अब आखिरी में जो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, जो आज का अपना पूरा लेक्चर, पूरा सेशन इसके ऊपर जाएगा, वो होगा अपना कौन सा? सो अपन बात करेंगे अबाउट व्हाट? प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। अब किसकी बात करेंगे अभी अपन? नाउ वी विल टॉक अबाउट व्हाट इज द प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। एकदम गजब। अब एकदम बढ़िया तरीके से ध्यान देना है, और इसको याद करने का तरीका भी एकदम सिंपल है। आप बोलोगे सर इतनी सारे कंपनी सर हम कैसे याद रखेंगे? तो भैया मेमोरी टेक्निक बहुत ही आसान है। 1% मतलब कौन सी 1%? गॉट इज सैमसंग S8 in short, got is Samsung S8 in short from a private bank। भाई एकदम सिंपल मेमोरी टेक्निक है। 1% got is Samsung S8 in short from a private bank। तो 1% मतलब 1% कंपनी। सैमसंग इज व्हाट? अ वेरी स्मॉल कंपनी, S फॉर स्मॉल कंपनी। S8 मतलब आपको पता है सेक्शन 8 कंपनी। इंश्योर्ड मतलब आपको पता है इंश्योरेंस कंपनी। प्राइवेट मतलब आपको पता है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बराबर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। और बैंक मतलब अपन बात करते हैं अबाउट व्हाट? बैंकिंग कंपनी। सो सिंपल है ना बॉस मेमोरी टेक्निक? मेमोरी टेक्निक क्या है इसका? 1% गॉट हिज सैमसंग S8 इंश्योर्ड फ्रॉम अ प्राइवेट बैंक। सो एक व्यक्ति ने अपना सैमसंग का S8 प्राइवेट बैंक से इंश्योर करा लिया। भाई कितना आसान है। सो 1% गॉट हिज सैमसंग S8 इंश्योर्ड फ्रॉम अ प्राइवेट बैंक। फिनिश। तो भाई साहब मेमोरी टेक्निक एकदम ही आसान है, एकदम सिंपल करके रख दिया आपके लिए। सो 1% मतलब 1%, सैमसंग का S मतलब स्मॉल कंपनी, S8 मतलब सेक्शन 8 कंपनी, इंश्योर्ड मतलब इंश्योरेंस कंपनी, प्राइवेट मतलब प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, और बैंक मतलब बैंकिंग कंपनी। एकदम सिंपल है। सो इन कंपनीज को कारो क्या है? एक्सक्लूडेड है। इन कंपनीज को कारो एप्लीकेबल नहीं है। परफेक्ट है एकदम, यस। अब यहां पे अब देखिए डिस्कशन अपना किसका किसका हो गया है? बैंकिंग, इंश्योरेंस, सेक्शन 8, 1% स्मॉल कंपनी। अब जो अपना 6th पॉइंट है, इट्स गोना बी वेरी इंपॉर्टेंट। 6th पॉइंट जो है इट्स गोना बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इतना जो डिस्कशन करना है ना अपने को, इत्तू सा, इसके ऊपर भैया आज का लेक्चर अपना पूरा समाप्त हो जाएगा। मतलब सर आज आप कारो जो पढ़ा रहे हो सर, ये कारो में आज का मतलब अभी अपना प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का सर इत्तुच डिस्कस करेंगे। आज का पूरा लेक्चर अपना इसमें ही निकल जाएगा। क्या बोल रहे सर? मतलब इतना इतना क्या पढ़ाने वाले सर? इतना सा मतलब सर बहुत ही सिंपल है यार। मतलब इसमें आप इतना टाइम लोगे? हाँ भाई लेना पड़ेगा ना भाई, देखना तुम, बहुत मजा आएगा तुमको। अब एकदम शुरुआत करते हैं बढ़िया तरीके से। अभी एकदम ध्यान देना। अभी तक अगर आपका ध्यान नहीं होगा, अभी तक अगर आप इन्वॉल्व नहीं होंगे, कोई बात नहीं, सारी गलती माफ। बट अभी अगर आप ध्यान आपका अगर हट गया तो भाई साहब बहुत बड़ा नुकसान होएगा आपका। ठीक है ना? सो एकदम आराम से ध्यान से अब बात करेंगे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के लिए। अब देखो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की जब बात करते हैं ना, तो सारे प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज को एक्सक्लूड नहीं करा गया है। अब मेरी बात को समझिए, सारे प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज को बॉस एक्सक्लूड नहीं करा गया है। नहीं 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 नहीं, सारे प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज को बॉस एक्सक्लूड नहीं करा गया है। मैं कह रहा हूं आपसे, आप समझिए मेरी बात को। मतलब इसमें कुछ कंडीशन लगाए गए हैं, कुछ कंडीशन लगाया गया है। मतलब अगर ये इस क्राइटेरिया में, अगर ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में, आप समझिए बात को, अगर आप समझिए, अगर ये प्राइवेट लिमिटेड इस कंडीशन में अगर बैठती होंगी, तो ही इस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को एक्सक्लूड करो। अगर ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इस दिए गए कंडीशंस में अगर नहीं बैठती ना साहब,
तो बॉस हम कह रहे हैं आपको इस कंपनी को कारो एप्लीकेबल करा दो। देखो भैया, बाकी इसमें क्या था ना, स्ट्रेट वे एकदम सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड था। बैंकिंग, इंश्योरेंस, सेक्शन 8, 1% स्मॉल कंपनी, भैया तुमको एप्लीकेबल नहीं है, तू जा रहे, कोई टेंशन नहीं था। अब जो बात करनी है वो किसकी बात करनी है? प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की। और मेरा बाबू बात समझ, यहां पे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को कंडीशन दिए गए हैं। ये कंडीशन अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर वो उस कंडीशन में बैठता है तो भैया जी आप इसे एक्सक्लूड कीजिए, अगर उस कंडीशन में नहीं आता है तो आप समझिए आपको उसे इंक्लूड करना पड़ेगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस। देयरफॉर माय डियर फ्रेंड्स, आप समझिए जब मैं कह रहा हूं कि इसके ऊपर अपने को बहुत ज्यादा चर्चा करनी है, बहुत विस्तार में उसको डिस्कस करना है, मैं ये क्यों कह रहा हूं आप समझिए इस बात को, क्योंकि एग्जाम में आपको कुछ कुछ क्राइटेरियाज देंगे और बोलेंगे कि बताइए इस कंपनी को कारो एप्लीकेबल है या नहीं है, और अगर है तो फिर आगे क्या करना है, ऐसा कुछ केस स्टडी, आपका केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यू बनेगा आपका, आपको ट्रू और फॉल्स में क्वेश्चन आएगा, आपको कोई डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, तो यहां पे आपके दो चार नंबर ऐसे आपको बटोरने होंगे। आई बात समझ में आपको? सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ओके। सो अब आप समझिए बात को, एक्सक्लूड करा गया है किसे? प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को, बराबर है एकदम, ओके। अब जो मैं डिस्कशन कर लूंगा तो वो भैया जी आपके लिए एकदम नेक्स्ट लेवल पे होगा, मतलब आपके वो मतलब बॉडी के अंदर भी मतलब आप बॉम्ब ब्लास्ट हो जाएगा आपका, देखना। अभी मुझे एक बात बताइए, पहली बात, बच्चों क्या पब्लिक कंपनी को फिर कारो एप्लीकेबल हो जाएगा क्या? देखो, कारो इज नॉट एप्लीकेबल टू प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, और ऊपर अगर अपन देखें तो बैंक इंश्योरेंस छोड़ दो, स्मॉल ये प्राइवेट है, 1% प्राइवेट है, सेक्शन 8 कंपनी है, तो यहां पे 6th में बकायदा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कुछ कंडीशंस की बात करिए। तो मेरा बच्चा मेरे को एक बात बता, क्या पब्लिक कंपनी को कारो एप्लीकेबल हो जाएगा क्या? तो सर बिल्कुल भी कारो एप्लीकेबल हो जाएगा, यस सर, मतलब स्ट्रेट वे सर, इसमें तो कोई हमें दिक्कत ही नहीं है, कोई दुविधा नहीं है सर, एकदम एकदम बढ़िया सर, एकदम बढ़िया, पब्लिक कंपनी को भी कारो एप्लीकेबल है सर, बहुत बढ़िया सर, एप्लीकेबल सर, पब्लिक कंपनी को एप्लीकेबल, आप डरो ही मत सर। उसके बाद सवाल यह आता है, मुझे एक बात बताओ रे, क्या प्राइवेट अनलिमिटेड कंपनी को कारो एप्लीकेबल होगा क्या? तो सर ये क्या बोल रहे हो आप, ये तो हमने कभी ऐसे सुना नहीं सर, अनलिमिटेड कंपनी, अरे सर क्या कर रहे हो भाई साहब? मुझे फिर अब यहां पे कानून हाथ में लेना पड़ेगा, तब तक आप जरा कुछ बातें आप जरा देख लो, आपके हिसाब से आपका लॉ का नॉलेज फुल इस्तेमाल करो, क्योंकि आप देखो, आप लॉ का आपका बहुत पढ़ाई करी आपने, जैसे ही फाउंडेशन पास हो गए भाई साहब, फाउंडेशन पास करते से ही आप लोगों ने तो मतलब 3 महीने 4 महीने लॉ की पढ़ाई करी। तो बच्चा लोग, प्राइवेट अनलिमिटेड कंपनी, ऐसा प्राइवेट अनलिमिटेड कंपनी, पहले तो एक बात बताओ, होवे क्या ऐसे कंपनी? प्राइवेट अनलिमिटेड कंपनी होती है ऐसे, होती है ऐसे प्राइवेट अनलिमिटेड कंपनी? जरा यस और नो में जवाब दो। प्राइवेट अनलिमिटेड कंपनी, ऐसा होती है, प्राइवेट अनलिमिटेड कंपनी होती है, होना तो चाहिए सर, मेरे को तो पता नहीं सर। अनलिमिटेड लाइबिलिटी क्या? हाँ ऑब्वियसली, जब अपन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बोलते तो लिमिटेड लाइबिलिटी, प्राइवेट अनलिमिटेड कंपनी मतलब अनलिमिटेड लाइबिलिटी। आधे बच्चों को तो पता ही नहीं है कि सर ऐसा अनलिमिटेड कंपनी होवे कि नहीं होवे, तो उन्हीं बच्चों के लिए मैं यहां पे देखो अनलिमिटेड ऐसा सर्च करता हूं, तो आपको दिखेगा बॉस, दिखेगा आपको कि भैया अनलिमिटेड कंपनी डिफाइन करी जाती है और होती है ना? हाँ, सुना नहीं अभी तक बेटा फवाज, सुना नहीं अभी तक, फिर सुना सुना था, अब सर ने सुना दिया। सो अनलिमिटेड कंपनी होती है सर, होती है सर, देखो सेक्शन 2 सबसेक्शन 92। तो भैया जी आप समझिए बात को यहां पे कि इसे भी कारो एप्लीकेबल हो जाएगा। अरे वाह सर, अरे वाह सर,
कानून हाथ में रखना, कानून साथ में होना आपके, बराबर के नहीं? यस। अब देखो बहुत कम लोग बनाते हैं तो उसका विषय अलग है, बट अपने को तो भैया अपने केस स्टडी के हिसाब से अपने को इंफॉर्मेशन इकट्ठा करनी है। सो बेटा जी आप समझिए, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को कारों से छुटकारा दिया गया है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को कारों से छुटकारा दिया गया है। इसका अर्थ यह है कि पब्लिक कंपनी को छुटकारा नहीं है, पब्लिक कंपनी को एप्लीकेबल है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को कंडीशन मगर है तो एक्सक्लूडेड है, बट प्राइवेट अनलिमिटेड कंपनी को भैया जी एप्लीकेबल। ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है। आई बात समझ में आपको? बिल्कुल बिल्कुल, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, एक नंबर एक नंबर। फिर अब यहां पे आगे बढ़ते हैं और अब चर्चा करते हैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के बारे में। जरा कुछ एक बेहतरीन और अच्छा डिस्कशन करते हैं। सो अब सबसे पहले अपन बात करेंगे अबाउट व्हाट, मास्टर कंडीशन की। किसकी बात करूंगा मैं? तो बॉस अपन बात करेंगे अबाउट व्हाट, मास्टर कंडीशन की। मास्टर कंडीशन की बात करेगा तुम्हारा मास्टर, अभी मास्टर कंडीशन की बात करेगा। सर कितना बोर था, कोई बात नहीं, हंसना पड़ेगा ऐसे, बाद में हंसेंगे, ठीक है बाद में हंसो, बट हंसो जरूर, मैं याद दिलाऊंगा बाद में। मास्टर कंडीशन की बात करेंगे अभी। अब पहले देखो इधर कहीं डिफाइन किया नहीं है ऐसा मास्टर कंडीशन वगैरह, बट बेटा मास्टर कंडीशन मैं बोल रहा हूं, इसके लिए वो मास्टर कंडीशन ऐसा किताब में, मॉड्यूल में या ऑर्डर में कहीं लिखा नहीं है। सो अभी क्या कहते हैं, अब प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, पहली बात क्या कहता है, नॉट बीइंग अ सब्सिडरी और होल्डिंग कंपनी, नॉट बीइंग अ सब्सिडरी और होल्डिंग कंपनी ऑफ अ पब्लिक कंपनी, दिस इज द मास्टर कंडीशन रे बेटा। A private limited company not being a subsidiary or holding company of a public company having, मतलब फिर एडिशनल कंडीशन है। ये जो है ना, ये कंडीशन जो है ना, ये जो कंडीशन है, ये इसके लिए कौन से कंडीशन है, ये एडिशनल कंडीशन है बॉस, ये एडिशनल कंडीशन है। बट आप समझिए बात को, मैं जो बोल रहा हूं आप एकदम ध्यान से मन लगा के आप समझिए बात को, आप समझिए बात को। यहां पे अपन क्या कहते हैं, ये मास्टर कंडीशन है मेरा, नॉट बीइंग अ सब्सिडरी और होल्डिंग कंपनी, क्या बोलता है यहां पे, नॉट बीइंग अ सब्सिडरी और होल्डिंग कंपनी ऑफ अ पब्लिक कंपनी। मतलब आप समझिए बात को, क्या कहते हैं यहां पे कि बेटा अगर आप ये एडिशनल कंडीशन भले ही सेटिस्फाई कर रहे हो, अगर आप ये एडिशनल कंडीशन भले ही सेटिस्फाई कर रहे हो, बट अगर आपने ई मास्टर कंडीशन को ही पूरा नहीं किया तो एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाई करने का कोई मतलब नहीं है, आपको कारो एप्लीकेबल हो जाएगा। तो इसीलिए जब भी हम लोग कोई भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के नजरिए से कोई भी केस स्टडी हम लोग अगर देखेंगे, तो पहले हमें इस कंडीशन के ऊपर फोकस करना पड़ेगा कि बॉस वो ऐसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होनी चाहिए कि जहां पे उसके ऊपर कोई पब्लिक नहीं, कोई नीचे कोई पब्लिक नहीं, मतलब वो एकदम प्योर, एकदम पवित्र, एकदम शुद्ध प्राइवेट कंपनी होनी चाहिए। वाह वाह सर, तो हमें वो प्राइवेट लिमिटेड कैसी चाहिए, हमारी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कैसी हो सर, वो ऐसी हो कि जिसका किसी पब्लिक कंपनी के साथ नाता नहीं हो सर, पवित्र हो, शुद्ध हो, पब्लिक कंपनी के साथ उसका कोई भी रिश्ता, कोई भी ताल्लुकात, कोई भी संबंध ना हो सर, ऐसी प्राइवेट कंपनी चाहिए। और अगर उस प्राइवेट कंपनी का, अगर उसका रिश्ता
किसी भी सब्सिडरी या किसी भी होल्डिंग कंपनी के साथ, अगर वो पब्लिक कंपनी है, मतलब किसी भी पब्लिक कंपनी के साथ अगर उसका रिश्ता हो, सब्सिडरी के फॉर्म में या होल्डिंग के फॉर्म में, नहीं चलेगा, सीधा सीधा कारो एप्लीकेबल कर डालेगा। आई बात समझ में आपको? आई बात समझ में आपको? बिल्कुल 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 बिल्कुल। एंड इसका लॉजिक भी क्या है भाई? सर लॉजिक भी एकदम सिंपल है। अरे द सब्सिडरी ऑफ अ पब्लिक कंपनी इज डीम्ड टू बी अ पब्लिक कंपनी एंड देयरफॉर पब्लिक कंपनी डीम्ड, और पब्लिक कंपनी को एप्लीकेबल ना रे फिर। अरे हाँ सर, ऐसा। तो इसीलिए ना ऊपर पब्लिक ना नीचे पब्लिक, कहीं पे भी नो पब्लिक। अगर वैसा है तो फिर आगे बढ़ेंगे और एडिशनल कंडीशंस की ओर जाएंगे। अगर आप समझिए बात को, बात को समझिए, बात को समझिए। अगर ई मास्टर कंडीशन, मतलब अगर भैया जी, अगर ये कंडीशन अगर आप पूरा नहीं करते हो और एडिशनल कंडीशन आप पूरा करते हो, फिर भी आपको कारो एप्लीकेबल हो जाएगा। तो पहली बात तो ये, जो ये कंडीशन है वो आपको देखना है। क्लियर एकदम? तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब क्या हो गया साफ साफ बातों में सर? यहां पे आप समझिए, यहां पे आप समझिए, इसकी जो पब्लिक सब्सिडरी कंपनी होगी तो नहीं चलेगा। ये प्राइवेट कंपनी है। ये कौन सी कंपनी है? ये ई सर जी अपनी प्राइवेट कंपनी छे, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी छे, बट इसकी सब्सिडरी है ना पब्लिक कंपनी है, नहीं चलेगा। सर ये जो है ना ये प्राइवेट कंपनी है, बट सर इसकी होल्डिंग कंपनी है ना पब्लिक होल्डिंग कंपनी है सर। सर बहुत दुविधा है, कैसा चल रहा है सर ये सब? मतलब तो इसकी जो है ना यहां पे ये है पब्लिक होल्डिंग कंपनी, तो ये भी नहीं चलेगा सर, ये भी नहीं चलेगा सर। तो आप समझिए ये प्राइवेट कंपनी एकदम पवित्र प्राइवेट कंपनी, प्योर, एकदम प्योर बेबी प्योर। उसका किसी भी पब्लिक के साथ ताल्लुकात नहीं होना चाहिए, किसी भी पब्लिक के साथ ताल्लुकात नहीं होना चाहिए, एकदम प्राइवेट प्राइवेट। तो मतलब सर अगर इसका प्राइवेट होल्डिंग है तो चलता है सर, अगर इसका प्राइवेट सब्सिडरी है तो चलता है। मतलब यहां पे अगर अपन देखेंगे सो यहां पे आप समझिए कारो क्या बोलेंगे यहां पे स्ट्रेट वे कारो एप्लीकेबल, यहां पे स्ट्रेट वे कारो एप्लीकेबल, यहां पे आपको बेटा जी एडिशनल कंडीशंस टू बी सीन। अब समझ में आया सर? मतलब सर ने इसको मास्टर कंडीशन क्यों बोला, समझ में आया आपको? आई बात समझ में आपको? बोलो बॉस। तो ये बात है यहां पे अपन क्या कहते हैं, यहां पे आपको एडिशनल कंडीशन देखना पड़ेगा। अब बात क्लियर है सर? अब मजा आया ना वीडियो? ये बात तो सही है सर। जो बात हेलो माइक चेक, सब बढ़िया है यार? कुछ भी बोल रहे हो तब फटका पड़ेगा, फटका। चलो, सो माय डियर फ्रेंड्स, एवरीथिंग ओके? अंडरस्टूड? प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का पहला मास्टर कंडीशन, मास्टर स्ट्रोक भाई का,
तो यहां पे आपको एडिशनल कंडीशन देखना पड़ेगा, यहां पे एडिशनल कंडीशन देखना पड़ेगा पड़ेगा और देख लेंगे सर फिर। सो मास्टर कंडीशन में किसी को कुछ क्वेरी है तो बताइए प्लीज। चलो इसमें कुछ क्वेरी है किसी को तो प्लीज बताइए बॉस। ओके, अब मास्टर कंडीशन पढ़ने के बाद अब मास्टर आपका लेके जाएगा एडिशनल कंडीशन के पास। आई बात समझ में? बिल्कुल। तो आपको एडिशनल कंडीशंस कब देखना है, यह बात आपको क्लिक होनी चाहिए। स्टार्टिंग में ही अगर आपको बोला गया कि एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है विच इज अ सब्सिडरी ऑफ अ पब्लिक कंपनी विच इज अ होल्डिंग कंपनी ऑफ अ पब्लिक कंपनी, आगे आपने विचार ही नहीं करना है, आगे आपने विचार ही नहीं करना है, सीधा सीधा कारों से एप्लीकेबल हो जाएगा। बट जब आपको दिखता है कि ओके इट्स अ प्योर व्हाट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी विच इज नॉट बीइंग, मतलब विच इज एक्सेप्शन किसे दिया गया है, एग्जेम्पशन किसे दिया गया है, ऐसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो किसी भी पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी या होल्डिंग कंपनी नहीं हो, उसको एग्जेम्पशन दिया है और उस प्राइवेट कंपनी का आपने आगे के कंडीशंस देखने हैं। आई बात समझ में आपको? ये बेबी आई बात समझ में आपको? सो थर्ड केस में आपको अब ये एडिशनल कंडीशंस देखने। तो आप एडिशनल कंडीशन क्या है ये आपको समझाना, एडिशनल कंडीशन के पास कब जाना है, क्लियर है ना एकदम? हाँ, तो अभी क्या बोलता है वो यहां पे, who's paid up share capital, who's paid up capital and reserves and surplus not more than rupees 1 crore as on balance sheet date। तो पहला कंडीशन ये आपके सामने ये रहा। चलो अभी एडिशनल कंडीशन, मतलब मैं आपको एक और एग्जांपल देगा ना और एक बात करेंगे ना तो नेक्स्ट लेवल क्लैरिटी आएगा। सो अब आप समझिए बात को। व्हेन वी टॉक अबाउट एडिशनल कंडीशन, एवरीबॉडी कॉन्सेंट्रेट। अब एडिशनल कंडीशन में फर्स्ट पॉइंट अपन क्या कहते हैं, पेड अप कैपिटल एंड रिजर्व्स एंड सरप्लस नॉट एक्सीडिंग 1 करोड़। तो पेड अप शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स एंड सरप्लस नॉट एक्सीडिंग 1 करोड़ एज ऑन बैलेंस शीट डेट। आप समझिए। तो अब मुझे एक बात बताइए, एक ऐसी, अभी आप देखो, आप मुझे बता दोगे, अब आप ही जवाब दे दोगे, बहुत बहुत बढ़िया जवाब दोगे, एकदम मस्त ध्यान से, आप एकदम आराम से ना मन लगा के आप फोकस कीजिएगा। ये कंपनी है जिसकी एक पब्लिक होल्डिंग कंपनी है और ये प्राइवेट कंपनी है। बॉस जवाब देना। बट इस प्राइवेट कंपनी का पेड अप शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स एंड सरप्लस डज नॉट एक्सीड 1 CR। तो आप मुझे बताइए इसे कारो एप्लीकेबल होगा कि नहीं होगा? कारो एप्लीकेबल होगा कि नहीं होगा? आप बताओ मुझे, इसका जवाब दो। इसे कारो एप्लीकेबल होगा कि नहीं होगा? एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जिसका एक पब्लिक होल्डिंग कंपनी है, बट इस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का पेड अप शेयर कैपिटल डज नॉट एक्सीड 1 CR। एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाइड। बताओ कारो क्या होएगा? बताओ सर, यहां पे कारो एप्लीकेबल हो जाएगा क्योंकि सर इन्होंने मास्टर कंडीशन को ही फुलफिल नहीं किया है। अब समझ में आया ना आपको?
अब समझ में आया ना? तो ये एडिशनल कंडीशन को कब इज्जत देना होगा? जब आपने पहले ये मास्टर कंडीशन को, मतलब इन नॉट बीइंग अ सब्सिडरी और होल्डिंग कंपनी ऑफ अ पब्लिक कंपनी, आपने उसको पूरा किया ना, वो पूरा होने के बाद फिर आप आगे की कंडीशंस को देखेंगे। अगर यही पूरा नहीं हुआ तो आगे जाके आपको कोई मतलब ही नहीं है। आर वी गुड? आर वी गुड? यस सर। सर अब मजा आया सर, अब क्लियर हुआ सर। हाँ सर, अब वो एडिशनल कंडीशन, मास्टर कंडीशन, जरा अब वो कुछ बॉडी में गया सर, जरा अब कुछ पल्ले पड़ा है। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। वेरी गुड गाइस, वेरी गुड। प्राउड ऑफ यू, प्राउड ऑफ यू माय बॉय। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। अरे ओ बेटा जी, अरे ओ बाबू जी, अब पेड अप शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स एंड सरप्लस में क्या आता है क्या नहीं आता है उसके बारे में चर्चा करेंगे। सर ये क्या करने की चर्चा है कि सर हमको तो आता है, देखते हैं ना। अब मुझे बताना है आपको आएगा कि नहीं आएगा पेड अप शेयर कैपिटल में। अब देखो, टोटल करने के लिए कुछ कुछ बातें अपने को ऐड करनी पड़ेगी ना। तो बताइए, पेड अप शेयर कैपिटल की बात करें, पेड अप कैपिटल की बात करें, सो मुझे एक बात बताइए, इक्विटी शेयर्स लेने का कि नहीं लेने का? इक्विटी शेयर्स, टेल मी, पेड अप शेयर कैपिटल में इक्विटी शेयर्स आएगा नहीं आएगा? इक्विटी शेयर्स आएगा नहीं आएगा? बोलते जाना है आपको। प्रेफरेंस शेयर्स आएगा नहीं आएगा? देखो, हम लोग को क्या कंप्यूट करने का है सर? वी नीड टू कंप्यूट पेड अप शेयर कैपिटल। वी नीड टू कंप्यूट व्हाट? पेड अप शेयर कैपिटल, पेड अप शेयर कैपिटल। तो सर, इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स आएगा, आएगा, आएगा। इक्विटी शेयर भी आएगा, प्रेफरेंस शेयर भी आएगा। चलो मुझको बताओ, कंपनी ने बोनस शेयर दिया, आएगा नहीं आएगा? बोनस शेयर, बोनस शेयर, बोनस। राइट शेयर्स, बोनस शेयर, राइट शेयर्स, बताइए, बोलो बोलो। बोनस शेयर, राइट शेयर्स। राइट आएगा, बोनस नहीं आएगा, बोनस आएगा, राइट नहीं आएगा। सर कुछ भी नहीं आएगा सर, हमको नहीं खेलने का, मैं तो क्लास को नहीं आएगा। आपको जो बोलना है बोल लो सर, मैं तो नहीं खेल रहा अब आपके साथ, ये अब ज्यादा हो गया सर। इक्विटी प्रेफरेंस तक तो मैं गेम में था, गेम इंटरेस्टिंग लग रहा था, अब ये क्या है सर? व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चन इज दिस? बोनस शेयर्स नहीं आएगा, राइट शेयर्स आएगा। अरे बेटा जी, ये करण अर्जुन है, मेरे करण अर्जुन आएंगे। बोनस भी आएगा और अरे राइट शेयर्स भी आएगा। अरे नलायको, हाँ, तुम लोग को पता नहीं है बोनस शेयर्स क्या होता है? इट इज व्हाट? कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट्स ना। जो आपका रिजर्व है, वो फ्री रिजर्व्स को आप कैपिटलाइज करते हो ना, सो इट इज ट्रांसफर टू व्हाट? द पेड अप शेयर कैपिटल ना, बोनस। अरे कैसे मारेगा ना पकड़ के, हाँ। बोनस शेयर, बोनस शेयर आप समझिए, बोनस शेयर्स आएंगे और राइट शेयर्स भी आएंगे। ये बेटा करण अर्जुन है। अरे बोनस बचपन में पढ़ा था यार, बचपन में पढ़ा था। इट इज व्हाट? कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट्स। काई करे इसके लिए ये चीजें मुझे कितना, मतलब क्या क्या जरूरत है? मैं तो लिख के आ सकता हूं, पेड अप शेयर कैपिटल रिजर्व्स एंड सरप्लस बच्चों नॉट एक्सीड इन 1 करोड़। आपका तो खत्म हो गया कहानी, किस्सा पढ़ा के खत्म हो गया मेरा। बट क्या आपको पता ही नहीं बोनस शेयर, राइट शेयर आना नहीं आना? गलती हो गई ना। हाँ, फिर उसके बाद
कॉल्स इन एडवांस, क्या करना है? कॉल्स इन एडवांस, कॉल्स इन एडवांस बताइए अभी। अब मैंने फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, कॉल पे कॉल करा, कोई बोलता है मेरे को एक कॉल 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 नहीं खेलने का रे, मैं एक साथ पूरा पैसा दे देगा। तो अभी क्या हुआ, कंपनी के पास आए हैं कुछ पैसे, कंपनी के पास आए हैं कुछ पैसे जो है क्या, कॉल्स इन एडवांस। अब बताओ आप, कॉल्स इन एडवांस, अब डू कॉल्स इन एडवांस फॉर्म पार्ट ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल? अब ये तो बता दो कम से कम, डू कॉल्स इन एडवांस फॉर्म पार्ट ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल? कंपनी को एडवांस में कॉल मिला है? हाँ नहीं आएगा सर, अब तो सही बोल रहे हो। एंड कॉल्स इन अरियर्स, इसको क्या करेंगे? कॉल्स इन अरियर्स को, कॉल्स इन अरियर्स को क्या करेंगे सर? कॉल्स इन अरियर्स शुड बी व्हाट, रिड्यूस्ड टू अराइव एट द अमाउंट ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल। ये भी बात हुई थी अपनी, सब ये बात अपन ने सीखी करी है भाई। ये आपको पेड अप शेयर कैपिटल पूरा ऐसा टोटल मालूम होना चाहिए। आई बात समझ में आपको? क्लियर है एकदम? यस सर। सो यहां पे इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, बोनस शेयर्स, दे फॉर्म पार्ट ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल। राइट शेयर्स वो भी पेड अप कैपिटल का हिस्सा बन जाते हैं। कॉल्स इन एडवांस डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल एंड कॉल्स इन अरियर्स आर टू बी रिड्यूस्ड टू अराइव एट व्हाट, द अमाउंट ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल। ऐसा भूलने का नहीं कुछ भी। चलिए आप चर्चा करते हैं आगे, कहानी को आगे बढ़ाते हैं और अब बात करते हैं किसके बारे में बॉस? अब बात करेंगे रिजर्व्स एंड सरप्लस के बारे में। आहा, अच्छा ये भी है क्या? और वाह 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 वाह। सो अब बात करेंगे रिजर्व्स एंड सरप्लस। सर हमें लगा खत्म हो गया, नहीं बेटा, अभी रिजर्व्स एंड सरप्लस और बाकी है, और टॉर्चर बाकी है तुम्हारा। अब रिजर्व्स एंड सरप्लस की बात करेंगे बच्चों। रिजर्व्स और प्रोविजन की जब बात करते हैं तो हमें क्या लेना है? यहां पे रिजर्व लेने का है कि प्रोविजन लेने का है, या दोनों लेने का है? रिजर्व लेना है कि प्रोविजन लेना है, या सर जी दोनों लेना है अपने को? सर क्या करे, क्या करे क्या ना करे, ये कैसी मुश्किल है, कोई तो बता दे इसका हल ओ मेरे भाई। अरे भाई बोलो रे, रिजर्व एंड सरप्लस बोला है तो सर रिजर्व लेने का कि प्रोविजन लेने का? भाई रिजर्व लेने का कि प्रोविजन लेने का? तो सर रिजर्व तो लेने का, प्रोविजन प्रोविजन नहीं लेने का। ये मुझे एक बात बताओ, ये रिजर्व क्या होता है और प्रोविजन क्या होता है? कोई है क्या इधर जो मुझको बताएगा रिजर्व क्या होता है और प्रोविजन क्या होता है? कोई किसी को आइडिया? व्हाट इज रिजर्व, व्हाट इज प्रोविजन? एनीवन, एनी आइडिया? रिजर्व व्हाट इज एंड व्हाट इज प्रोविजन? कोई है क्या एकदम स्मार्ट टैलेंटेड बच्चा? रिजर्व और कैपिटल, रुको सर सोच रहा हूं। सर अकाउंट्स में पढ़ा था सर, रिजर्व और प्रोविजन मतलब सर पता नहीं, मेरे को नहीं आ रहा सर, ये आता ही नहीं है मेरे को। मैं तो सर अकाउंट्स की थियरी इतना मन लगा के तो सर नहीं पढ़ा मैं, ऐसे मतलब पता नहीं था कि आप ऑडिट में पूछोगे करके। मैं तो सोचा था सर ऑप्शन में रखेंगे इसको। रिजर्व क्या होता है? सो वेरी गुड, याद आया सर। रिजर्व इज व्हाट, अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स। रिजर्व इज व्हाट, अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स। एंड प्रोविजन मतलब क्या बोलते हैं? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। तो अपनी जो बात हो रही है यहां पे, ये किसकी बात हो रही है? ये बात हो रही है अपनी रिजर्व और प्रोविजन की, बराबर कि नहीं? तो अपने को रिजर्व लेने का है, प्रोविजन लेने का नहीं है। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। मुझे एक बात बताओ, कैपिटल रिजर्व, अब एक काम करते, एक गेम खेलते, एक गेम खेलोगे मेरे साथ? क्या आप मेरे साथ एक गेम खेलेंगे? इंटरेस्टेड हो आज ऑडिट के क्लास में गेम खेलने के लिए? आज सर गेम खेलेंगे सर, सर फुल एंजॉय। यस चलो,
अब मैं आपको कुछ कुछ आइटम्स के बारे में, आइटम्स मतलब लिस्ट ऑफ थिंग्स, ऐसा कुछ भी बोलने का नहीं। तो अभी मैं कुछ अबे आइटम मतलब जो यही, हाँ मैं कुछ आइटम्स के बारे में बात करूंगा यहां पे। तो आपने मुझे बताना है कि वो जो पर्टिकुलर आइटम में यहां पे बात कर रहा हूं, तो वो आइटम वो प्रोविजन है कि रिजर्व है, आप मुझे वो बताना। चलो बोलेंगे आप, गेम खेलेंगे, ठीक है ना। सो पर्टिकुलर वॉट एवर आई राइट ओवर हियर, यू हैव टू टेल मी कि वेदर इट इज अ रिजर्व और अ प्रोविजन। तो गेम कौन सा है? गेम प्रीटी सिंपल, गेम इज प्रीटी सिंपल। सो यू हैव टू टेल मी वेदर इट इज अ रिजर्व और अ प्रोविजन, ठीक है ना। ओके ओके चलो, सो आई लिस्ट डाउन द थिंग्स। ओके ओके, सो यहां पे मुझे एक बात बताओ, कैपिटल रिजर्व, रिजर्व है कि प्रोविजन है, और इसको लेने का क्या अपन ने? कैपिटल रिजर्व, आप बोले इसको रिजर्व है कि प्रोविजन है? कैपिटल रिजर्व इज अ रिजर्व और अ प्रोविजन, चलो बोलो। कैपिटल रिजर्व इज अ रिजर्व और अ प्रोविजन, चलो टेल मी। अरे छिचोरो बताओ, कैपिटल रिजर्व, फिर उसके बाद रिजर्व कैपिटल, कैपिटल रिजर्व, रिजर्व कैपिटल। अच्छा, कौन सा लेने का कौन सा नहीं लेने का इसके अंदर, और दोनों में क्या डिफरेंस है? मैंने बस कैपिटल रिजर्व, रिजर्व कैपिटल, कौन सा लेने का कौन सा नहीं लेने का बताइए। सो कैपिटल रिजर्व इज व्हाट? अ रिजर्व। चलो सर डन है, ये तो बात एकदम सिंपल है सर, कैपिटल रिजर्व इज अ रिजर्व। ओके, लेने का ले लिया, ले लिया, तूने बोला ले लिया, ले लिया। तो सर जी इट इज अ रिजर्व, बट व्हाट इज रिजर्व कैपिटल? और ये क्या है रिजर्व कैपिटल? लेने का नहीं लेने का मतलब क्या है, जरा बताओ इसको, व्हाट इज रिजर्व कैपिटल? यह बढ़िया है भाई, व्हाट इज रिजर्व कैपिटल बताओ। रिजर्व कैपिटल इज नॉट अ रिजर्व, capital reserve is a reserve for particular purpose, reserve capital is a capital not called by the company. सर डोंट टेक रिजर्व कैपिटल, कोई बोल रहे दोनों लेंगे, कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व इज आउट ऑफ प्रॉफिट, रिजर्व कैपिटल इज नॉट अ रिजर्व, रिजर्व कैपिटल नहीं लेने का। एक रिजर्व है एक प्रोविजन है, कौन बोल रहा है यार, कैसा बोल रहे हैं? रिजर्व कैपिटल इज अनकॉल्ड अमाउंट, वाइंडिंग अप पर कॉल करता है, वेरी गुड केशव, प्राउड ऑफ यू। तो बॉस रिजर्व कैपिटल बुक्स में दिखता है क्या? रिजर्व कैपिटल बुक्स में दिखता है क्या? नो, तो सर रिजर्व कैपिटल को नहीं लेंगे बॉस, रिजर्व कैपिटल को नहीं लेंगे, नहीं 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 लेंगे। ऐसा बहुत बढ़िया चीज है यार, आपको कंफ्यूजन के बुक्स में दिखता ही नहीं है रिजर्व कैपिटल। बुक्स में दिखता है क्या रिजर्व कैपिटल? नहीं दिखता सर, नहीं दिखता बुक्स में रिजर्व कैपिटल, कहां से लेंगे रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर रिजर्व कैपिटल? यह ऐसा आपका केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यू में इतना इतना परेशान करेगा ना मेरे बच्चे को, बट मैं नहीं चाहता कि मेरा बच्चा परेशान हो करके, आप समझे मेरी बात को। सो बेटा आप देखिए मेरा काम कितना आसान था, और मैं क्या कर रहा हूं मैं आपको जता रहा हूं, आप ध्यान से सुनिएगा। मेरा काम सिंपल था, पेड अप शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स एंड सरप्लस नॉट एक्सीडिंग 1 करोड़ बोल के अपने को ये अगले कंडीशन पे जा सकते थे, बट मुझे नहीं देखो, और कहीं पे भी ऑर्डर में आप समझिए बात को, ऑर्डर में कहीं पे भी इसका एक्सप्लेनेशन नहीं है। कहीं आपको एक्सप्लेनेशन दिख रहा है पेड अप कैपिटल रिजर्व्स एंड सरप्लस नॉट मोर देन 1 करोड़ एज ऑन बैलेंस शीट डेट, कहीं नहीं दिख रहा है। बट जब एग्जाम में आपको कंप्यूट करने के लिए केस स्टडी ट्रू और फॉल्स में आएगा, तो आपसे ये 1 करोड़ का कंप्यूटेशन में अगर गड़बड़ हो गया ना भाई, तो भैया भयंकर बैंड बजेगा, बैंड नहीं ऑर्केस्ट्रा बजेगा, मैं कह रहा हूं आपसे। आई बात समझ में आपको? तो आप समझिए रिजर्व कैपिटल को नहीं लेंगे, बराबर के नहीं, बराबर के नहीं, बराबर के नहीं, यस। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुझे बताइए फ्री रिजर्व लेने का नहीं लेने का? फ्री रिजर्व ये रिजर्व है कि प्रोविजन है? फ्री रिजर्व बोलो, फ्री रिजर्व बोलो बॉस। फ्री रिजर्व लेने का नहीं लेने का? फ्री रिजर्व रिजर्व है कि प्रोविजन है बताओ? फ्री रिजर्व रिजर्व के प्रोविजन, फ्री रिजर्व रिजर्व के प्रोविजन, बोलना पड़ेगा आपको, बोलना पड़ेगा।
फ्री रिजर्व रिजर्व है सर, बस क्या सर? अरे सर मजाक कर रहे हैं हमारे साथ, मजाक। तो रिजर्व है लेने का। ओके, फिर उसके बाद फ्री रिजर्व की बात अपन बात करते हैं। चलो इसकी बात करते हैं अपन, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। ये रिजर्व है कि नहीं है, मतलब ऐसा कुछ? सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट ये रिजर्व है? बोलो। फ्री रिजर्व तो रिजर्व है सर। दैट वाज वेरी चिल्लर क्वेश्चन सर, दैट वाज सो सैड क्वेश्चन सर। सर आप इतना भी हमको गया गुजरा मत समझो सर, प्लीज। ठीक है बेटा, धीरे धीरे लेवल बढ़ाएगा, फिर बताना, फिर जवाब देना। सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट बोलना। सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट अब बोल, अब क्यों बोलती बंद हो गई? ये रिजर्व है के प्रोविजन है सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट? इतना सोचने को टाइम लग रहा है, इतना सोचने को टाइम लग रहा है। सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, इसके नाम में रिजर्व नहीं है सर, नाम में तो रिजर्व नहीं है। सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, बेटा जी लेने का। ओके ओके, फिर उसके बाद मुझे एक बात बताओ, रीवैल्यूएशन रिजर्व। रीवैल्यूएशन रिजर्व फटाफट बोलो अभी, रीवैल्यूएशन रिजर्व। रीवैल्यूएशन रिजर्व रिजर्व है क्या प्रोविजन है? चलो 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 चलो, वी डोंट हैव द फुल डे। रीवैल्यूएशन रिजर्व क्या बोलेंगे इसको? रिवैल्यूएशन रिजर्व, ए भी सर जी रिजर्व है, ये भी रिजर्व है। अरे नाम में रिजर्व है ना रे, येड़ा है क्या रे? लेने का इसको, लेने का। रिवैल्यूएशन रिजर्व ले, बिंदास ले। नेक्स्ट, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व। बोलो बोलो बोलो, बोलते जाओ, डरो मत। कौन सा लेने का, कौन सा नहीं लेने का, दोनों लेने का, दोनों नहीं लेने का, बोलते जाओ। सो कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व। आप मुझे बता दो सर, सीआरआर लेने का नहीं लेने का, डीआरआर लेने का नहीं लेने का, आप बोलते जाओ, बस मैं लिखते जाता हूं। accumulated accumulated depreciation रिजर्व। क्या करने का? दोनों लेने का, दोनों को ले लो सर, ले लो ले लो ले लो। रिजर्व ले लो सर, रिजर्व ले लो सर, ले लो। हाँ जी, अब इसका बता दो, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन रिजर्व ले लो। अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन रिजर्व क्या बोलते हैं पब्लिक? सीआरआर डीआरआर लेने का ले लिया भाई, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन रिजर्व। सर व्हाट इज अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन रिजर्व? सोचो तुम लोग, तब तक मैं और एक रिजर्व सोचता हूं। रिजर्व फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स। आहा क्या रिजर्व है सर, क्या रिजर्व है, एक नंबर, क्या नाम है, बोलो। सो क्या बोलेंगे सर? अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन रिजर्व। ए ले लो, ले लो, हाँ
एग्जाम वाला ले लेगा भाई, ले लो बोलता है। तो बेटा जी, ई जो है ना, ई प्रोविजन है, ई प्रोविजन, इसको नहीं लेने का। अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन रिजर्व इज अ प्रोविजन। चलो आप बताओ, रिजर्व फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स, रिजर्व फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स, रिजर्व फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स, सर ये भी प्रोविजन है। अरे सर, इसके नाम के अंदर रिजर्व है यार सर। सर इट्स नेम हैज गॉट रिजर्व इन इट सर। सर हाउ यू डूइंग सर? बेटा जी, नाम में रिजर्व होने से कोई रिजर्व नहीं बन जाता, समझे ना बात को आप? हाँ, एकदम इंपॉर्टेंट है भाई, एकदम इंपॉर्टेंट है। सो अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन रिजर्व, रिजर्व फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स, ये दोनों जो है ये प्रोविजन है। आई बात समझ में आपको? तो आप समझिए बॉस, यहां पे ये ऐसी लिस्ट बनती है आपकी, जो आपको सिखाएगा, जो आपको बताएगा कि बॉस पेड अप शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स एंड सरप्लस में क्या क्या बातें आनी है, क्या क्या नहीं आनी है। दिस लिस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। आई बात समझ में आपको? यस। सो ऐसा अपने को यहां पे पेड अप शेयर कैपिटल, पेड अप शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स एंड सरप्लस नॉट एक्सीडिंग 1 करोड़, ये आपको ऐसा फिगर आपको देखना है बच्चा लोग। फर्स्ट पॉइंट, पेड अप शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स एंड सरप्लस में कोई क्वेरी, कुछ भी डिफिकल्टी है आपको तो प्लीज पूछिएगा। आई बिलीव अब आपको इसमें कोई क्वेरी नहीं होगा, एकदम परफेक्ट है। सेकेंड पॉइंट पे आते हैं। तो बॉस यहां पे अपना फर्स्ट पॉइंट डिस्कस हो गया, बहुत ही शानदार सर। तो मास्टर कंडीशन के बाद पेड अप शेयर कैपिटल वाला पहला पॉइंट ये रहा, जो अपना फिनिश हो चुका है। बहुत मजा आया सर, बहुत मजा आया। उसके बाद अपन बात करते हैं आगे। ये आपको सेकेंड पॉइंट की बात कराएंगे अभी। तो सेकेंड पॉइंट क्या बोलता है? तो सेकेंड पॉइंट बॉस यहां पे अपन बात करते हैं अबाउट टोटल बोरोइंग्स not exceeding 1 crore from any bank or financial institution, from 1 crore, not exceeding what? Not exceeding 1 crore from any bank or financial institution at any point during the financial year. So यहां पे अब अपन सेकेंड पॉइंट क्या कह रहे हैं यहां पे? तो सेकेंड पॉइंट यहां पे कह रहे हैं टोटल बोरोइंग्स, टोटल बोरोइंग्स फ्रॉम whom? From banks or financial institution not exceeding 1 crore. सो अब अपनी किसके बारे में बात हो गई? पेड अप शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स एंड सरप्लस। अभी जिंदगी में आप नहीं भूल सकते, और इतना बढ़िया डिस्कशन हो गया तो सर माहौल ही बन चुका है यहां पे। अब बात करते हैं बॉस किसके बारे में? सो अब बेटा बात करते हैं टोटल बोरोइंग्स फ्रॉम बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो बैंक्स या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से जितने भी जो भी बोरोइंग्स है साहब, वो सब लेने के अपन ने। मतलब आप मुझे बताइए यहां पे, टेल मी गाइस, शॉर्ट टर्म लोन लेने का क्या? ले ना सर। लॉन्ग टर्म लेने का क्या सर? अरे ले ना सर। सर सिक्योर्ड लेने का क्या? अरे ले ना भाई। सर अनसिक्योर्ड? अरे ले ना भाई। सर टेम्पररी लोन्स? अरे बिंदास्त। इंपॉर्टेंट यह है कि यह किससे होना चाहिए? बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से। फिर चाहे वो शॉर्ट टर्म हो, लॉन्ग टर्म हो, सिक्योर्ड हो, अनसिक्योर्ड हो, टेम्पररी हो, बराबर। चाहे वो क्रेडिट कार्ड का हो, चाहे वो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी हो, या कैश क्रेडिट फैसिलिटी हो, भाई कुछ भी हो, आपने उसको लेना बहुत जरूरी है। आई बात समझ में आपको? यस, एकदम सिंपल सी बात है। अब यहां से आगे बढ़ते हैं। अब मुझे एक बात बताओ, फंड बेस्ड लेने का कि नॉन फंड बेस्ड लेने का? अब सर ये तो सिंपल है, शॉर्ट टर्म लो, लॉन्ग टर्म लो, सिक्योर्ड लो, अनसिक्योर्ड लो, टेम्पररी लो, क्रेडिट कार्ड लो, ओवरड्राफ्ट लो, सीसी लो, सर ये सब ले लो सर, कोई टेंशन नहीं है सर, आपकी इच्छा है, आपको लेने का है आप ले, हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब सवाल ये आता है कि फंड बेस्ड लोन लेने के या नॉन फंड बेस्ड लोन लेने के, दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आउट यार।
फंड बेस्ड लेने का या नॉन फंड बेस्ड लेने का? कौन सा लोन लेने का, फंड बेस्ड या नॉन फंड बेस्ड? सर हम एक बात बोले क्या आपको, सर आप बुरा मत मानना, सर ये फंड बेस्ड नॉन फंड बेस्ड लेने का नहीं लेने का सर ये हम जवाब दे देंगे आपको, इसमें कोई कोई दिक्कत नहीं है सर। सर बट है ना वो क्या है, ये होता क्या है पहले वो बताओ ना सर। सर हमको आइडिया नहीं है, ये आप जो बोल रहे हो ना ऐसी वैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो सर आप, हमें आइडिया नहीं है व्हाट इज फंड बेस्ड एंड नॉन फंड बेस्ड। सर वी डोंट नो इट। अच्छा नहीं पता, चलो मैं बताता हूं। देखो जहां पे एक्चुअल मनी इन्वॉल्व होता है ना, ये जो क्या बोलते हैं उसको, जहां पे एक्चुअल लोन एडवांस किया जाता है, एक्चुअल मनी हैज बीन गिवन, उस चीज को अपन क्या कहते हैं बॉस, उस चीज को अपन क्या कहते हैं, उस चीज को अपन कहते हैं एज व्हाट, फंड बेस्ड। बराबर। जो बैंक ने एक्चुअली लोन दिया है ना, जो बैंक ने एक्चुअली लोन दिया है ना, उसको अपन क्या बोलते हैं, फंड बेस्ड बोलते हैं। और नॉन फंड बेस्ड मतलब अगर फॉर एग्जाम्पल की अगर अपन बात करें, जैसे कि आपने सुना होगा बैंक गारंटी, सुना होगा आपने बैंक गारंटी, ठीक है ना। या तो अपन बात करते हैं अबाउट व्हाट, लेटर ऑफ क्रेडिट। लेटर ऑफ क्रेडिट, आप समझिए इसको अपन क्या बोलते हैं, नॉन फंड बेस्ड लोन। इसको अपन क्या बोलते हैं, नॉन फंड बेस्ड लोन। बैंक गारंटी, लेटर ऑफ क्रेडिट, इसको अपन क्या बोलते हैं, इसको अपन बोलते हैं नॉन फंड बेस्ड लोन, बिकॉज हियर द बैंक हैज नॉट एक्चुअली एडवांस्ड एनी मनी टू अस। आई बात समझ में आपको? जैसे कि क्या हुआ आप समझिए, यहां पे एक कौन है, ये एक्सपोर्टर है, यहां पे ये कौन है, इंपोर्टर है। एक्सपोर्टर बोलता है इंपोर्टर को कि तू पहले पैसा दे, ये बोलते पहले तू दे मटेरियल, पहले तू दे, वो बोलते नहीं पहले तू दे, क्योंकि अब इसको गुड्स भेजने के हैं, बराबर, और इसको पैसा भेजने का है। बट अब इसको इस पे भरोसा नहीं, उसको इस पे भरोसा नहीं, दोनों को किसी पे भी भरोसा नहीं है। तो अब ये क्या करता है, यहां पे ये जाता है किसके पास, ये जाता है बैंक के पास, और बैंक को बोलता है, इंपोर्टर क्या बोलता है बैंक को, बैंक तेरे को तो मेरे पे भरोसा है ना, तू एक काम कर, गारंटी दे कि अगर हर्षद ने पैसा नहीं दिया तो मैं देगा, ऐसा बैंक गारंटी देता है एक्सपोर्टर को, और एक्सपोर्टर बोलता है ओके गुड्स ले ले, और उसके बेसिस पे ये इसको पे कर देता है। तो बैंक ने यहां पे कहीं पे भी आपको फंड्स एडवांस किए क्या आपने, बैंक ने कहीं पे भी आपको फंड्स यहां पे एडवांस करे क्या, बैंक ने नहीं। तो आप समझिए बात को, यहां पे बैंक्स ने कहीं पे भी फंड्स एडवांस नहीं करे हैं, बैंक ने बस सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ क्या दिया है, एक गारंटी दिया है। आई बात समझ में? तो इस टाइप के लोन्स को क्या कहते हैं, फंड बेस्ड लोन्स या नॉन फंड बेस्ड लोन्स। सो इसको कहते हैं नॉन फंड बेस्ड लोन्स। तो मेरी लाइबिलिटी नहीं है, एचजे ने भले ही बैंक गारंटी लिया, बट मेरी लाइबिलिटी नहीं है बैंक को उतनी गारंटी का मैं पैसा दूं करके। आई बात समझ में आपको? इसीलिए अपन ने क्या कहते हैं बॉस, अपन ने नॉन फंड बेस्ड लोन्स को नहीं लेने का। हाँ, जब अगर मान लो बैंक ने एक्सपोर्टर को पैसा, अभी क्या हुआ, हर्षद ने, इंपोर्टर जो है हर्षद, हर्षद ने पैसा है ना एक्सपोर्टर को नहीं दिया, तो किसको देना पड़ेगा, बैंक को देना पड़ेगा, और बैंक किससे वसूल करेगा, हर्षद से। तो आप समझने की कोशिश करो, उस टाइम पे फिर वो नॉन फंड बेस्ड लोन कन्वर्ट हो जाएगा इनटू व्हाट, फंड बेस्ड लोन, और उस समय पे फिर आपको इसको कंसीडर करना पड़ेगा। आई बात समझ में आपको? यस, ये बात हो गई। समझ में आया व्हाट इज फंड बेस्ड एंड नॉन फंड बेस्ड, और फिर मैंने आपको आंसर भी बता दिया यार, इमोशनल होके, कोई बात नहीं, होता है। इसीलिए अपन ने क्या करना है, यहां पे फंड बेस्ड को लेने का है और नॉन फंड बेस्ड को नहीं लेने का है। ओके ओके, अब यहां पे बात करते हैं अबाउट व्हाट, अमाउंट की जब बात करते हैं बेटा, अब अमाउंट की बात करते हैं, तो सर ऑब्वियस सी बात है, प्रिंसिपल को तो लेंगे ही लेंगे, प्रिंसिपल को तो लेंगे ही लेंगे। सवाल यह है इंटरेस्ट, व्हाट अबाउट इंटरेस्ट, व्हाट अबाउट इंटरेस्ट, बहुत सही सवाल पूछ रहा हूं मैं। अब इंटरेस्ट में भी ऐसा वैसा नहीं बोलेगा, मैं इंटरेस्ट में इंटरेस्ट लाएगा आपको। इंटरेस्ट कौन सा लेने का,
अक्रूड, नॉट अक्रूड। अक्रूड में अक्रूड एंड ड्यू, अक्रूड एंड नॉट ड्यू। हां, ये बात तो बहुत बढ़िया हो गई सर। कौन सा लेंगे? अब इंटरेस्ट, पहली बात तो इंटरेस्ट लेने का कि नहीं लेने का वो सवाल है, और अगर लेने का डिसाइड किया तो कौन सा लेने का, अक्रूड, नॉट अक्रूड, या अक्रूड एंड ड्यू एंड अक्रूड बट नॉट ड्यू। बहुत बढ़िया चीज सर, बहुत ही बढ़िया चीज। इंटरेस्ट नहीं लेंगे। तो बेटा इंटरेस्ट लेंगे, बट कौन सा लेंगे कौन सा नहीं लेंगे इसके ऊपर सवाल है। तो आप समझिए, इंटरेस्ट अक्रूड ड्यू एंड विच इज नॉट पेड, ये वाला लेंगे। हाँ माय लॉर्ड, ये वाला लेंगे। अब आप बोलोगे हैं कुछ भी सर, कुछ भी कुछ भी। तो चलिए अपन कुछ एक बात करते हैं, मैं आपको कुछ एक समझाता हूं। अब जैसे मान लो ये जो प्रिंसिपल है, ये 10 रुपए का प्रिंसिपल है आपका, ओके। ये प्रिंसिपल है, ये प्रिंसिपल है, इसको तो लेने का लेने का। अब मैंने आपसे क्या बोला कि बेटा ये 10 रुपए के ऊपर आपने मुझको ये 10 रुपए का आपने ब्याज देने का है। सो दिस कॉइन ऑफ 10 रुपी इज व्हाट वी से इज द इंटरेस्ट, ओके, इंटरेस्ट विच यू हैव टू पे मी ऑन 31st ऑफ जून। ये मंथ एंड पे आपने मुझे पैसा देने का। तो ये 10 रुपया प्रिंसिपल है और ये 10 रुपए उसके ऊपर आपने मुझे इंटरेस्ट देने का है, बराबर। हाँ, तो अब आप बात समझिए, इस प्रिंसिपल को तो लेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है, उसको रखते हैं साइड में। और अब बात करते हैं इस ब्याज के ऊपर, इस इंटरेस्ट के ऊपर बात करेंगे। अब बेटा जी इस इंटरेस्ट के ऊपर एक बहुत ही बढ़िया चर्चा होगी। अब देखो जो इंटरेस्ट है, जो इंटरेस्ट है सर, बहुत इंटरेस्ट आ रहा है। अब आप मुझे बताइए इस इंटरेस्ट को अपन लेंगे नहीं लेंगे इसका सवाल है, ठीक है ना। अब आप मुझे बताइएगा, एकदम सिंपल सी बात है बेटा, मैं अभी आज क्या 31st को देने का, मतलब आप मुझे बताइए कि ये नॉट अक्रूड, मतलब इस साल, मतलब ये अगर अगले साल देना है तो नॉट अक्रूड का तो सवाल ही नहीं है, और ये अब इस साल देना है मुझे। तो आज आपको ये मुझे 31st को देना है, 31st सॉरी 30th जून को देना है, सॉरी माय बैड, 30th जून ना, 31st काय को बोला मैंने, वो होता है उम्र में कभी कभी होता है रे ऐसा। हाँ, 30th को देने का है मेरे को, सॉरी रे, समझो बात को। तो 30th को मेरे को आपको ये पैसा देने का है। तो आज अगर आप आओगे, आज 28 जून को आज आप मेरे पास आओगे और बोलोगे हर्षद सर वो 10 रुपए का ब्याज दो मेरे को, मैं क्या बोलेगा, ए हेलो एक्सक्यूज मी, ये 10 रुपए अभी मेरा है, ये मेरा है 10 रुपया, ये तेरा नहीं है। तेरा कब होएगा, 30 जून को तेरा होएगा, बट अभी तक ये 10 रुपया मेरा है, ये तेरा है, ये मेरे को मालूम है, ये मेरी लाइबिलिटी है, मेरे तेरे को देने का है एज ऑन डेट ऑल्सो, तो ये मैं अपने लोन में शामिल कर रहा है मैं। बट ये 28 जून को ये तेरा पैसा है क्या, ये तेरा पैसा है क्या, नहीं ना, मांगने का नहीं। अब 28 जून को आपका इसके ऊपर कुछ भी राइट नहीं है, 29 जून को आपका इसके ऊपर कुछ राइट नहीं है। देखिए ये अक्रूड है बट अभी तक ये क्या है, नॉट ड्यू है, तो इट इज नो लॉन्गर माई लाइबिलिटी येट। तो नॉट ड्यू का तो लेंगे नहीं ना रे भाई, नॉट ड्यू का तो लेंगे ही नहीं, नॉट ड्यू तो लेंगे ही नहीं, बराबर। अब क्या हो गया, 30th जून आया, 30th जून आया और आपने बोला सर अब ये पैसा हमार है, ये पैसा आपने हमको देना है अभी, क्योंकि ये सर मेरा पैसा है, ये अभी ये मेरा पैसा, मेरा पैसा भाई, मेरा पैसा है ये।
तो अब क्या ये लाइबिलिटी आ गई क्या मेरी? और अभी अगर मैंने आपको नहीं दिया तो इट इज अ लोन ओनली ना, काइंड ऑफ अ लोन ओनली, बिकॉज नाउ इट्स योर मनी लाइंग विथ मी, इट इज अक्रूड बट ड्यू एंड इट इज नॉट पेड। यस बॉस, इसको लेने का फिर समझे क्या बात को आप? तो अपन ने कौन सा लेने का? इंटरेस्ट बट विच इज अक्रूड, बट अक्रूड एंड ड्यू बट नॉट पेड। समझा क्या? समझा क्या आपको? यस। तो ये आपको टोटल बोरोइंग्स में आपको लेने का है। सो टोटल बोरोइंग्स फ्रॉम बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस नॉट एक्सीडिंग 1 करोड़। आपको आई बात समझ में? आपको बोलो बच्चों। यस, एकदम सिंपल है सर, एकदम सिंपल है। सो ये यहां पे अपन क्या देखते हैं? यहां पे आपने सारे कंडीशंस को पूरा करना है, यहां पे आपने सारे कंडीशंस को पूरा करना है। यहां पे एंड लिखा है, all these conditions should be what satisfied, एंड लिखा है। मतलब आपका पेड अप शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स एंड सरप्लस 1 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए, एंड टोटल बोरोइंग्स बराबर के नहीं, यहां पे एंड लिख देते हैं यहां पे, एंड टोटल बोरोइंग्स और फ्रॉम बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी वो 1 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए। फिर एंड अगली कंडीशन, थर्ड कंडीशन, जो क्या कहता है? मजा आ रहा है ना एकदम? अरे सर क्या ही बताया आपको, मतलब नेक्स्ट लेवल। फिर उसके बाद नेक्स्ट अपना आता है थर्ड पॉइंट, टोटल रेवेन्यू as disclosed in schedule 3 not exceeding 10 crores। अब किसकी बात करते हैं? थर्ड पॉइंट, कॉन्सेंट्रेट करो। वो क्या कहता है थर्ड पॉइंट में? सेकंड पॉइंट ओवर। अब थर्ड पॉइंट क्या कहता है बॉस? थर्ड पॉइंट, total revenue which is disclosed in schedule 3 to the companies act 2013 including revenue from discontinued operations, इंक्लूडिंग रेवेन्यू फ्रॉम डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन। समझाऊंगा उसको आराम से। नॉट एक्सीडिंग रुपीज 10 करोड़, 10 करोड़ अभी यहां पे तो सिंपल है, 1110। सही है ना बात एकदम? यस बॉस। सो यहां पे आप समझिए बात को, तो यहां पे आप समझिए बात को क्या हो रहा है यहां पे। सो टोटल रेवेन्यू एज डिस्क्लोज्ड इन शेड्यूल 3। सो अभी यहां पे सर टोटल रेवेन्यू, ये क्या फंडा है अभी, ये क्या मसला है? सो टोटल रेवेन्यू आप समझिए बात को, व्हाट इज टोटल रेवेन्यू? तो शेड्यूल 3 में आपने रेवेन्यू क्या है पढ़ा होगा ना, आपके अकाउंट्स के टीचर ने आपको पढ़ाया है व्हाट इज टोटल रेवेन्यू। सो टोटल रेवेन्यू इज व्हाट? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस एंड अपन बात करते हैं एज व्हाट? अदर इनकम। सो जब ये दो चीजें अपन मर्ज करते हैं, आई बात समझ में? जब ये दो चीजें अपन मर्ज करते हैं, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस बराबर एंड अदर इनकम, तो इसको अपन कहते हैं एज व्हाट? टोटल रेवेन्यू। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इज नथिंग बट व्हाट वी कॉल इट एज व्हाट? द टर्नओवर। आई बात समझ में आपको? सो योर टर्नओवर प्लस अदर इनकम combined together is called as what? Total revenue. And this total revenue should not exceed how much? This total revenue shall not exceed what? 10 crores. आई बात समझ में आपको? एकदम सही बात है। यस, परफेक्ट है, एकदम बढ़िया है। तो अदर इनकम मतलब जो आपके बिजनेस का जो मेन बिजनेस नहीं है वो, जैसे कि आप बात करते हैं इंटरेस्ट इनकम है, डिविडेंड इनकम है, रेंटल इनकम है, विच डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ योर मेन बिजनेस इनकम, सो उसको अपन अदर इनकम में कहते हैं। एग्जांपल जैसे अगर अपना कोई सेल्स वगैरह वाला जो बिजनेस है तो वो अपना रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस है। अदर इनकम में अपना क्या आ जाता है यहां पे सर? इंटरेस्ट इनकम है, डिविडेंड इनकम है, रेंटल इनकम है, विच इज नॉट अ मेन बिजनेस एक्टिविटी, that is not main business activity, not a main business activity, not a main
business activity. Are you getting my point? So this is not a main business activity. That is very important. ठीक है ना? हाँ, अगर मेरा इन्वेस्टिंग करने का मेन बिजनेस एक्टिविटी है तो दैट वोंट बी माय अदर इनकम, तो ये मेरा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस आएगा. तो इधर वेज आप समझते हो उसको. सिंपल सी बात है. अब यहां से बच्चा लोग आगे बढ़ते हैं एंड अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड अ वेरी हेल्दी डिस्कशन टर्नओवर की बात करेंगे. अब मुझे एक बात बताओ, फर्स्ट पॉइंट इसके अंदर, मेरा टर्नओवर है लेट अस से 100, मतलब मैं क्या बोल रहा हूं, मेरा सेल्स है 100 और मैंने जीएसटी चार्ज किया है 18, तो टोटल मेरा जो बिल हुआ है वो हुआ है 118 रुपए का. बराबर है कि नहीं? टोटल हुआ है 118 रुपए का. तो मैंने रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस के लिए ए कंसीडर करना चाहिए या बी कंसीडर करना चाहिए? इफ आई फॉलो इंक्लूसिव मेथड ऑफ अकाउंटिंग एंड इफ आई फॉलो एक्सक्लूसिव मेथड ऑफ अकाउंटिंग, मेरा आंसर क्या होगा? सर क्या कर रहे हो सर, परेशान कर रहे हो आप हमें. मतलब भाई इतना सा ये पार्ट, अब अपन कितना डिस्कशन कर रहे हैं, मतलब समझो कितने केस स्टडीज और कितने टाइप का ट्रू और फॉल्स एंड क्या क्या चीजें आपको पूछी जा सकती है भाई. इंक्लूसिव मेथड में आप बताइए अपन ने ए लेने का या बी लेने का, एक्सक्लूसिव मेथड में आपने ए लेने का है या बी लेने का है. आपको पता है व्हाट इज इंक्लूसिव मेथड एंड एक्सक्लूसिव मेथड? अरे आप जवाब देने के पहले आप कहानी में एक ट्विस्ट आ चुका है, आप वो भी देखिएगा. इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव मेथड, इंक्लूसिव मेथड वो मेथड होता है जिसमें अपन अकाउंटिंग करते हैं इंक्लूडिंग द टैक्सेस, और एक्सक्लूसिव मेथड में हम लोग टैक्स को अलग से दिखाते हैं और अपना सेल्स का फिगर अलग से दिखाते हैं. इफ यू नो दैट, बताइए व्हाट विल बी योर आंसर, इंक्लूसिव मेथड होगा और एक्सक्लूसिव मेथड होगा? तो आपको पता चल गया ना इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव क्या होता है भाई? बताया ना फिर आपको. इंक्लूसिव मतलब क्या होता है, टैक्सेस के साथ अकाउंटिंग करने का इज इंक्लूसिव. एक्सक्लूसिव मतलब क्या होता है कि मेन फिगर को अलग, टैक्सेस को अलग. फाउंडेशन में पढ़ा गया ये. क्या बात है. इंक्लूसिव ए, एक्सक्लूसिव बी, इंक्लूसिव बी, एक्सक्लूसिव ए, इंक्लूसिव बी, एक्सक्लूसिव ए. इधर भी ए, इधर भी ए. तो चाहे आप इंक्लूसिव यूज करें या एक्सक्लूसिव यूज करें, एग्जाम में ऐसा ही कंफ्यूज करे भाई, ऐसा कंफ्यूज करे, कितना मजा आवे, बहुत मजा आवे, मजा ही मजा. अरे सर ये का हो गवा सर. मजा आता है आपको ऐसा परेशान करने में, मतलब देखो खुशी के आंसू आ गए मेरे तो. आह, अरे भाई साहब आप समझिए, चाहे इंक्लूसिव हो चाहे एक्सक्लूसिव हो, कुछ भी हो कुछ भी हो, भैया जी मेरा जो टर्नओवर है वो 100 है. अरे ये जीएसटी जो मैं 18 रुपए कलेक्ट कर रहा हूं, क्या ये मेरा पैसा है? नो, ये मेरा पैसा नहीं है. ये मैं आपसे लेगा और मैं ये सरकार को देगा. इट इज नॉट अ रेवेन्यू ऑफ मी. इज इट माई रेवेन्यू? ये मेरा पैसा है. करे क्या बात करता है यार तू, बहकी बहकी बातें करता है. सर आप बहके बहके क्वेश्चंस भी तो पूछते हो. कोई बात नहीं. रिमेंबर वॉट एवर मेथड ऑफ अकाउंटिंग यू फॉलो, आई हैव टू कलेक्ट द मनी, बराबर के नहीं, एंड आई हैव टू गिव द मनी. दैट्स इट. सिंपल सी बात है यार, खत्म हो गई बात. सवाल आ रहा है बहुत जोर का. एक बात बताओ, अगर क्रेडिट अवेलेबल और अगर क्रेडिट नॉट अवेलेबल, भैया बहुत मजा आएगा. अब मुझे बताइए उस 18 रुपए का, मतलब देखो जीएसटी का कहीं और मैं जब पेमेंट करता हूं तो उसका क्रेडिट अवेलेबल होता है, कहीं नहीं होता है तो क्रेडिट अवेलेबल नहीं होता है. तो अब अगर मुझे बताइए
क्रेडिट अवेलेबल और नॉट अवेलेबल, उस केस में क्या करने का। ए भाई साहब, सर कितना मजा आ रहा है सर, मेरे को तो चक्कर आ रहा है सर ऐसे सवाल देख के आपके। ओ माय गॉड, टूरू कंफ्यूजन सर, फुल कंफ्यूजन। अब बताइए क्रेडिट अवेलेबल है, बताओ। क्रेडिट अवेलेबल, क्रेडिट नॉट अवेलेबल। अब आप तो एकदम बढ़िया से समझते हो, टैक्स और जीएसटी आपका बढ़िया तरीके से हो चुका है। आप बताओ क्रेडिट अवेलेबल, क्रेडिट नॉट अवेलेबल। देखो सिद्धार्थ बोला ना क्रेडिट अवेलेबल तो ए, नॉट अवेलेबल दिन बी। कैसा मजा आया, कैसा मजा आया। अरे मेरे नादान परिंदो, हम तो उड़ गए सर, फुल उड़ गए। अरे भाई साहब, क्रेडिट अवेलेबल हो या ना हो की फर्क नहीं पैंदा, मेरा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो सो है वो सो ही है। अरे कैसा है रे तू। सर मैं मजे में, बढ़िया, आप सुनाओ। ए पप, अरे साहब समझिए बात को। अरे भाई साहब, मेरा रेवेन्यू कितना है, भले ही मेरे को अरे क्रेडिट अवेलेबल रहा, मतलब मैंने ऑलरेडी पेमेंट किया है ना उसका, तो उसका क्या संबंध है। अपन कॉस्ट थोड़ी निकाल रहे, कॉस्टिंग की दुनिया में थोड़ी है भाई। अरे कॉस्टिंग का लेक्चर खत्म हो गया। आपको क्या लगा हर्षद सर आया इधर कॉस्टिंग के बात करेंगे तो खुश होएगा, शाबाशी मिलेगा? अरे फटका पड़ेगा, समझा क्या। कॉस्टिंग का दुनिया खलास, कॉस्टिंग का दुनिया खलास, अब इधर आए, है ना। हाँ तो भैया जी, क्रेडिट अवेलेबल हो, मेरा रेवेन्यू, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना है भाई, कितना है भाई, ए ए ए, खलास। दूसरा, दूसरा दूसरा पॉइंट पे आते हैं, चलो फटाफट। अभी सेल्स है 100, ठीक है ना। ट्रेड डिस्काउंट दिया 10 रुपया, टोटल हो गया 90। सर सीरियसली, मतलब अभी आप ऐसा टॉर्चर करेंगे? बताइए, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस की है भाई, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस क्या है बताइए। अब क्या है, सेल्स है 100 रुपए का, ट्रेड डिस्काउंट 10 रुपए का, टोटल 90, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस कितना है? चलो यू हैव टू टेल मी, फटाफट जवाब देना पड़ेगा। थर्ड, सेल्स 100, चलो फटाफट बताओ। सर इसमें तो मतलब क्या है सर, सिंपल है, दिस इज रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज बी सर, नो नो टेंशन, ये पता था मेरे को। सेल्स 100 है, कैश डिस्काउंट आपका 10 है, टोटल आपका है 90। अब बताओ कौन सा लेने का, ए या बी? चलो हरी आप, रेवेन्यू कौन सा लेने का, रेवेन्यू कौन सा लेने का अभी थर्ड वाले केस में? चलो हरी आप बताओ फटाफट। बताओ बताओ बताओ। सो कैश डिस्काउंट इज व्हाट सर? सर इट्स एन एक्सपेंडिचर सर, ये तो बहुत सिंपल है सर, यहां पे ए लेने का कोई टेंशन नहीं है, बराबर, एकदम बेस्ट है। सो ये आपको समझ में आ गया ना, आपको बेस्ट है। सो ये आपको कुछ ऐसे सिंपल सिंपल कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस क्रिएट हो सकते हैं आपके, सो ये बात हो गई। सो माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर स्टूडेंट्स, लवली 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 स्टूडेंट्स, सर दिस वाज द कारो डिस्कशन टुडे, अमेजिंग अमेजिंग सर, एक ही नंबर। सो बॉस क्या बोलते हैं पब्लिक, इंटरेस्टिंग चीज गोइंग ऑन, वेरी इंटरेस्टिंग सर, वेरी इंटरेस्टिंग। तो यहां पे आज अपन, मैंने कहा था ना आज का पूरा लेक्चर ये यहीं पे अपना निपटेगा। आई बिलीव नाउ यू हैव अ गुड अमाउंट ऑफ कॉन्फिडेंस ऑन which companies are to be included in Caro and which are not included from the provisions of applicability of order. So आज बेटा अपने को ये बात तो समझ में आ गई,
ये बात तो अपने को समझ में आ गई कि किसे किसे कारो एप्लीकेबल है और किसे किसे कारो एप्लीकेबल नहीं है। अब जिन कंपनीज को कारो एप्लीकेबल हो जाएगा उन कंपनीज के ऑडिटर्स ने क्या करना है, ये कल आएंगे और कल अभी अपने को डिस्कस करना है अबाउट व्हाट, टुमारो वी हैव टू डिस्कस द मैटर्स विच आर टू बी रिपोर्टेड। अब देखिए आप समझिए मेरा काम ये, अगर मेरे को इतना सा पढ़ाना होता ना, इट विल नॉट टेक मोर देन 5 मिनट्स टू जस्ट रीड दिस। अपने को ऐसा खेल खेलने का नहीं है, अपने को चीटिंग करना ही नहीं है, अपने को पूरा काम ईमानदारी से करने का है। आपको तो पता है शॉर्टकट टू सक्सेस नहीं है, रिमेंबर दैट। फटाफट पढ़ के जाएगा। हाँ आप ध्यान में रखेगा 1 करोड़, कल आके थोड़ा और इसको बैलेंस शीट डेट पे एट एनी पॉइंट उसका थोड़ा बहुत डिस्कशन करने का है। मैं इतना 1 करोड़ 10 करोड़ बोल के निपटा सकता था, नहीं होना चाहिए ऐसा। शॉर्टकट टू सक्सेस नहीं है, मेरी बात समझना। हर चीज को कोई भी प्रोविजन, अभी ये लॉ पढ़ रहे हैं फिर बाद में ऑडिट का टेक्स्ट पढ़ेंगे, हर चीज को डिटेल में विस्तार में पढ़ना है, ठीक है ना। यस एब्सोल्युटली यस सर। चलो थैंक यू वेरी मच, सी यू टुमारो, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट फॉर द रिमेनिंग डे। जाता है मैं अभी, बहुत परेशान करा तुमको, कल मिलता हूं, कल और परेशान करेगा। आओ कल देखो, तुमने अभी पैसा भरा है परेशान होने के लिए, फुल परेशान करेगा, है ना। चलो अलविदा माय डियर लवली लवली स्टूडेंट्स, विल मिस यू द एंटायर डे, विल मिस दिस टॉर्चर, सी यू टुमारो न्यू टॉर्चर के साथ, फुल मजा नहीं लाइफ। लव यू गाइस, बाय बाय, टेक केयर, स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय, टेक केयर।